हाय फ्रेंड्स, हम रूल 42 के इन डेप्थ डिस्कशन में रूल 42 के सेकंड सेशन में आगे बढ़े, जहां पे हम उसके थोड़े हर एक स्टेप में कुछ डेप्थ में जाएंगे। उसके पहले दो बेसिक क्वेश्चंस मुझे आपको करवाने हैं इस पर्टिकुलर रूल 42 के कंसेप्ट को और थोड़ा क्रिस्टल क्लियर करने के लिए। अब यहां पे चेक कर सकते हो, अ वंडरफुल क्वेश्चन, अ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन ऑन रूल नंबर 42 दैट यू कैन चेक ओवर हियर फ्रेंड्स। A garment factory receives a government order for making uniforms. ओके, तो फ्रेंड्स यहां पे जो गारमेंट फैक्ट्री है, वो हमारे वहां पे क्या बनेगी? इट वुड बी फ्रेंड्स सप्लायर। एंड जो गवर्नमेंट है, जो यूनिफॉर्म बनाने के लिए ऑर्डर देने वाले हैं, वो हमारे वहां पे क्या बनने वाले हैं? रेसिपिएंट। एकदम सिंपल है, एकदम आसान है। जो गारमेंट फैक्ट्री यूनिफॉर्म्स बनाएगी वो हमारे वहां पे सप्लायर बनेंगे, एंड जो गवर्नमेंट है जो यूनिफॉर्म बनाने के ऑर्डर दे रहे हैं वो हमारे वहां पे क्या बनेंगे फ्रेंड्स? रेसिपिएंट। ओके, क्यों गवर्नमेंट यूनिफॉर्म बनाना चाहती है? फॉर अ कमांडो यूनिट, तो हमारे सोल्जर के लिए हमको यूनिफॉर्म्स बनाना है। क्या बात है, वेरी गुड। Now, this supply is exempt from tax under notification which is issued under section 11 of CGST Act. Okay. So friends, ये जो गारमेंट फैक्ट्री है वो जो सप्लाई करने वाली है यूनिफॉर्म, वो जो भी यूनिफॉर्म का सप्लाई होगा वो कौन से नेचर का है? वो फ्रेंड्स एग्जम्प्ट नेचर का है, मतलब उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। मतलब गारमेंट फैक्ट्री जो भी यूनिफॉर्म का सप्लाई करेगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, गारमेंट फैक्ट्री जो भी यूनिफॉर्म का सप्लाई करेगी उसका नेचर क्या होगा? उसका नेचर एग्जम्प्ट होगा। उसका नेचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एग्जम्प्ट होगा। ओके, डन। मतलब इन शॉर्ट हम कुछ आउटवर्ड एग्जम्प्ट सप्लाई करने जा रहे हैं, वी आर गारमेंट फैक्ट्री। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़े। अभी हमको बनाना क्या है? हमको बनाना है यूनिफॉर्म्स विच आर फॉर कमांडो यूनिट्स। ओके, चलो अभी चेक करो। The fabric is separately procured for the supply। मतलब इसके लिए यूनिफॉर्म्स के लिए कुछ फैब्रिक्स की जरूरत पड़ती होगी, वो फैब्रिक को हमने एक्सक्लूसिवली सेपरेटली उसका हमने प्रोक्योरमेंट किया फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ यूनिफॉर्म्स। आई थिंक आपको पता ही है कि जो कमांडो यूनिट होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, उसका जो यूनिफॉर्म आता है उसका फैब्रिक कुछ अलग ही होता है। आई थिंक वो ग्रीन और ऐसा कुछ मिक्सिंग वाला कलर यूज करता है ना, वो वाला होता है फ्रेंड्स। तो फैब्रिक का अलग से पूरा प्रोक्योरमेंट होगा, इंफॉर्मेशन ऐसी हमारे पास अवेलेबल है। बट थ्रेड एंड लाइनिंग मटेरियल, इसके लिए कुछ डोरी की जरूरत पड़ती होगी, थ्रेड की जरूरत पड़ती होगी, कुछ लाइनिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती होगी। तो वो जो हम लाएंगे उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन है वो जरा चेक करो। फॉर द कॉलर्स, मतलब कॉलर बनाने के लिए जो लाइनिंग लानी पड़ेगी, थ्रेड लाना पड़ेगा पूरा स्टिचिंग करने के लिए, आर दी वंस विच आर यूज्ड फॉर अदर टैक्सेबल प्रोडक्ट्स ऑफ द फैक्ट्री एज वेल। मीनिंग देयर बाय, ये जो थ्रेड लाइनिंग मटेरियल है वो यूनिफॉर्म के लिए तो यूज होगा ही होगा, वो आउटवर्ड एग्जाम सप्लाई के लिए यूज होगा ही होगा, बट साथ साथ में अदर टैक्सेबल प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज होगा। इट इज ऑल्सो टू बी यूज्ड फॉर अदर टैक्सेबल प्रोडक्ट्स। अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलो यस और नो? यस। मतलब जो आप फैब्रिक्स यूज करने वाले हो, मतलब ये भी आपके लिए इनपुट्स हुए, एंड ये जो थ्रेड लाइनिंग मटेरियल है वो भी हमारे लिए क्या हुए फ्रेंड्स? इनपुट्स। यस और नो? फैब्रिक्स भी हमारे लिए इनपुट्स हुए एंड थ्रेड लाइनिंग मटेरियल भी हमारे लिए क्या हुए? इट इज इनपुट्स। बट ये जो फैब्रिक है उसका एक्सक्लूसिव आउटवर्ड नेचर क्या है? वो जो फैब्रिक्स इनपुट्स मेरे यूज होंगे, दोनों बिजनेस पर्पस के लिए यूज होने वाला। जो आप यहां पे चेक कर सकते हो, ये भी बिजनेस पर्पस के लिए यूज होगा, ये भी बिजनेस पर्पस के लिए यूज होगा। जो फैब्रिक बिजनेस पर्पस के लिए यूज होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बराबर समझ लो, जो फैब्रिक बिजनेस पर्पस के लिए यूज होगा उसका जो आउटवर्ड नेचर है, जो मेरा आउटवर्ड करने वाला वो खाली खाली एग्जम्प्ट है, इट इज एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट सप्लाई। यस और नो? यस। सो फ्रेंड्स आगे की इंफॉर्मेशन पढ़े ना पढ़े सेकेंडरी मैटर है। जो फैब्रिक के ऊपर मैंने इनपुट टैक्स का पेमेंट किया होगा उसकी मुझे आईटीसी मिलने वाली नहीं है, बिकॉज फैब्रिक जो मेरे इनपुट्स है उसका जो मैं यूज करने वाला हूं वो एक्सक्लूसिवली आउटवर्ड एग्जाम सप्लाई करने के लिए यूज करूंगा। उसका उसका मुझे जो भी इनपुट टैक्स का मैंने पेमेंट किया उसके मुझे आईटीसी अवेलेबल होने वाली नहीं है फ्रेंड्स। आई थिंक आप बरोबर समझ रहे हो जो मैं कन्वे कर रहा हूं। नंबर 2 आप चेक करो। थ्रेड है, लाइनिंग मटेरियल है, जो ये भी मेरे इनपुट्स है, और ये जो मेरे इनपुट्स है जिसको मैं मेरे फर्दर बिजनेस पर्पस के लिए आउटवर्ड यूज करता हूं, उसमें से मेरा जो बिजनेस आउटवर्ड सप्लाई है वो कुछ एग्जाम भी है, साथ साथ में टैक्सेबल भी है। मतलब इट इज व्हाट? कॉमन क्रेडिट। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इट इज व्हाट? कॉमन क्रेडिट। ओ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इट इज नथिंग बट व्हाट? कॉमन क्रेडिट। तो इसके ऊपर जो भी मैंने इनपुट टैक्स का पेमेंट किया होगा उसको हम बोल सकते हैं C2, विच इज डिनोटेड एज व्हाट फ्रेंड्स? कॉमन क्रेडिट। जिसको हम क्या बोलेंगे? बोलो बोलो, कॉमन क्रेडिट, जिसमें आउटवर्ड मेरा टैक्सेबल भी है, साथ साथ में मेरा एग्जम्प्ट भी है, उसको बोलेंगे C2, विच इज नथिंग बट व्हाट? माय कॉमन क्रेडिट। ओके, चलो इंफॉर्मेशन आगे जरा चेक करो। The turnover exclusive of taxes of other products of the factory and exempted uniforms in July, which is a tax period. July is what? A tax period. is spends 4 crore and 1 crore respectively. मतलब कुछ टर्नओवर की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है जो आप यहां पे चेक कर सकते हो। समथिंग इज इन रिलेशन टू अदर प्रोडक्ट्स विच आर टैक्सेबल इन नेचर, वो क्या है? एंड जो यूनिफॉर्म्स है जिसका टर्न ओवर हो रहा है जुलाई महीने में,
जो एग्जम्प्ट नेचर का है उसका टर्नओवर क्या है, जरा इंफॉर्मेशन से चेक करो फ्रेंड्स, हमको पता चलेगा। अदर प्रोडक्ट्स एंड एग्जम्प्टेड यूनिफॉर्म्स इज 4 करोड़ एंड 1 करोड़ रिस्पेक्टिवली। ये 4 CR है टैक्सेबल प्रोडक्ट्स, ये 1 CR है एग्जम्प्ट प्रोडक्ट्स। इन टोटल इट इज व्हाट फ्रेंड्स 5 CR, व्हिच इज व्हाट फ्रेंड्स अवर एग्रीगेट टोटल टर्नओवर। आई थिंक इंफॉर्मेशन हमारे मन में क्लियर है। चलो फ्रेंड्स आगे चेक करो। The ITC on thread and lining material procured, मतलब अभी इसकी जो कॉमन क्रेडिट है विच इज ITC, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। इट इज 5,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। फैब्रिक की तो ITC दी नहीं है, अब चेक करो फैब्रिक के तो ITC हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। हमारे पास जो ITC अवेलेबल है फ्रेंड्स वो थ्रेड एंड लाइनिंग मटेरियल के ITC अवेलेबल है, बट दोनों आई थिंक सेमी लेवल के ऊपर फॉलो होते हैं, सेमी कैटेगरी में फॉलो होते हैं। दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है फ्रेंड्स। तो इन टोटल अभी से उसको हम बोलेंगे 20,000 की मेरी इनपुट टैक्स। तो फ्रेंड्स ये मेरा 20,000 का मेरा इनपुट टैक्स हो गया, विच इज नथिंग बट व्हाट my common credit, which is nothing but what my common credit। तो ये C2 is my common credit। ऐसे मेरे इनपुट्स है जो मैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज करता हूं, और बिजनेस पर्पस के लिए जो भी मेरा आउटवर्ड होगा वो टैक्सेबल भी होगा, साथ साथ में एग्जम्प्ट भी होगा फ्रेंड्स। ओके, उसमें हमको नेक्स्ट स्टेप पता है, हम उसमें से क्या आइडेंटिफाई करेंगे, हम उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे D1 which is belonging to what friends exempt supply, which is belonging to what my exempt supply friends। हमको पता ही है ये जो C2 होगा it would be credited to my electronic credit ledger। C1 एक्चुअली क्रेडिट होता है, पर यहाँ पे जो C1 है वो यहाँ पे C2 बनेगा। सो C1 is equal to C2 इन अवर एग्जांपल। ये जो 20,000 है वो क्रेडिट होगा टू माय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि व्हाट अमाउंट इज क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इट विल बी नथिंग बट व्हाट फ्रेंड्स 20,000। बट उसमें से D1 ऐसा प्रोपोर्शन होगा, D1 ऐसा एलिमेंट होगा कि आपका जो भी एग्जम्प्ट होगा वो आइडेंटिफाई करने का उसमें से वो ट्राई करेगा। ओके, सो D1 इज नथिंग बट व्हाट, इट इज C2 मल्टीप्लाइड बाय E डिवाइडेड बाय F which is common credit। so 20,000 is what my common credit multiplied by exempt turnover divided by total turnover। so you can check what is my exempt turnover friends। exempt turnover मेरा 1 करोड़ का है। what is my total turnover, it is of rupees 5 करोड़। so friends यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे जो 20,000 है into 1 divided by 5 which is what friends 4,000 is my D1। so ये क्या हो गया, मेरा जो इनपुट टैक्स है उसमें से जो भी मैंने यूज किया मेरे एग्जम्प्ट सप्लाई करो को करने के लिए, वो जो मेरा इनपुट टैक्स उसमें से अपॉर्चमेंट होता है वो कितना होता है 4,000। फ्रेंड्स इतना मुझे आईटीसी क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल। अरे उतना मुझे आईटीसी क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल। पहले मैं कितना क्रेडिट करूंगा टू माय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, अमाउंट विच इज टू बी क्रेडिटेड इज नथिंग बट व्हाट, इट इज रुपीज 20,000। उसमें से मुझे रिवर्सल कितना होगा जो एग्जाम को बिलोंग करता होगा विच इज D1, उतना मुझे रिवर्सल करने की रिक्वायरमेंट आएगी विच इज व्हाट फ्रेंड्स 4,000। चलो अभी चेक करो हमको पूछा क्या है, जरा इंफॉर्मेशन से चेक करो। कैलकुलेट एलिजिबल आईटीसी ऑन थ्रेड एंड लाइनिंग मटेरियल। सो व्हाट इज माय फाइनली एलिजिबल आईटीसी, सो माय एलिजिबल आईटीसी इज नथिंग बट व्हाट C3। अब समझे एलिजिबल आईटीसी मतलब व्हाट, इट इज C3। C3 इज व्हाट C2 minus D1। so what is C2 which is 20,000 of rupees minus D1 which is what friends 4,000 of rupees। so 16,000 will be what my eligible ITC। आई थिंक आप समझ रहे हो, बट हमको जो पूछा है उसके अलावा भी कुछ मैं आपके लिए कंप्यूट करके देता हूं सो आपको फ्यूचर के लिए रेफरेंस के लिए काम आए फ्रेंड्स। नंबर 1 फ्रेंड्स, अमाउंट क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और आईटीसी लेजर वो कितना होगा फ्रेंड्स, वो आपको बता दूं, इट इज 20,000 ऑफ रुपीज। वही फ्रेंड्स बनेगा मेरा कॉमन क्रेडिट ऑल्सो। व्हाट वुड बी माय कॉमन क्रेडिट, अगेन इट वुड बी फ्रेंड्स 20,000 ऑफ रुपीज। इसको बोला सकते हैं C1, इसको बोला सकते हैं C2। ओके, नेक्स्ट एक और इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा विच इज D1 विच इज टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई में से एग्जाम प्रोपोर्शन कितना होगा, तो हमने यहां पे आइडेंटिफाई किया विच इज D1 विच इज नथिंग बट व्हाट फ्रेंड्स, इट इज 4,000 ऑफ रुपीज। ओके, एंड नंबर 4 जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है इट इज C3 विच इज फ्रेंड्स माय एलिजिबल क्रेडिट। मेरा उसमें से एलिजिबिलिटी कितना होगा वो हमको पता ही है, इट इज नथिंग बट व्हाट फ्रेंड्स C2 minus D1। व्हाट इज C2, इट इज फ्रेंड्स 20,000 ऑफ रुपीज minus D1 which is friends 4,000 of rupees। so in total if it would be considered it would be what friends 16,000 of rupees। so 16,000 becomes what our friends, यहाँ पे जो पूछा है वो it is friends eligible ITC। I think आप बरोबर क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट्स को समझ रहे हो फ्रेंड्स, यस और नो? यस। हाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन रूल नंबर 42। ये थोड़े और हमारे कंसेप्ट्स को और थोड़ा कॉन्क्रीट करेगा, अब जरा चेक करते हैं फ्रेंड्स। X, a manufacturer of roofing sheet has total ITC of rupees 1,60,000 available with him on 1st June। मतलब आई थिंक ये हमारा जो टैक्स पीरियड है
उसमें हमारे पास जो ओपनिंग आईटीसी है उसकी डिटेल्स, उसकी इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इट इज नथिंग बट व्हाट, ₹1,60,000। ऐसा बोल सकते हैं इट इज फ्रेंड्स ओपनिंग आईटीसी। जैसे हमारे पास 1 अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक होता है, वैसे फ्रेंड्स हो सकता है कि जून के पहले वाला महीना जो मई, इट वाज मंथ ऑफ मई, उसमें कुछ आपके पास आईटीसी अवेलेबल थी जो आपने कैरी फॉरवर्ड की थी। तो जून महीने के लिए इट इज नथिंग बट व्हाट फ्रेंड्स, इट इज ओपनिंग आईटीसी। ओके, सो हमारे इस महीने में, हमारे जून के टैक्स पीरियड में जो कोई हमारा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगा तो उसमें हम ये आईटीसी भी डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। सो इट इज ओपनिंग आईटीसी अवेलेबल टू बी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन। चलो फ्रेंड्स आगे चेक करो। He provides the following information pertaining to goods and services procured during the month of June। मतलब जून महीने में क्या क्या हमने ट्रांजेक्शन किया है उसकी डिटेल्स, उसकी इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स अभी हमारे पास 1 2 3 4 अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। नंबर 1, इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल्स इज ऑफ ₹40,40,000। सो फ्रेंड्स हुआ ऐसा कि आपने जो इनपुट टैक्स पे किया प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल के ऊपर, वो डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है। तो अब यहां पे चेक कर सकते हो विच इज 40,40,000 एंड द मटेरियल इज यूज्ड फॉर बोथ टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम्ड एक्टिविटीज। मतलब जो भी आपने इनपुट टैक्स पेमेंट किया ये रॉ मटेरियल के ऊपर, वो रॉ मटेरियल के दोनों यूसेज है। मतलब वो रॉ मटेरियल जो यूज होगा वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होगा, उस बिजनेस में हम जो आउटवर्ड सप्लाई करेंगे वो टैक्सेबल भी होगा, साथ साथ में एग्जाम्ड भी होगा। मतलब हम जो आउटवर्ड करेंगे वो टैक्सेबल के साथ एग्जाम्ड है, एंड वो आउटवर्ड टैक्सेबल प्लस एग्जाम्ड करने के लिए हमने रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया, उसके ऊपर का जो इनपुट टैक्स है दिस इज नथिंग बट व्हाट, ₹40,40,000 ऑफ रुपीज। यस और नो? यस। चलो फ्रेंड्स आगे चेक करो। Input tax on catering services procured from Harvest Caterers in connection with his housewarming ceremony, which is of rupees what friends, 10,000। ओके, अभी चेक करो फ्रेंड्स, इट इज हाउस वार्मिंग सेरेमनी। मतलब ये जो आपने जो इनपुट सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स का पेमेंट किया, कैटरिंग इज व्हाट, इट इज नॉट इनपुट्स, इट इज इनपुट सर्विसेज। रूल 42 दोनों चीज को कवर करेगा। इनपुट्स प्रोक्योर किया, इनपुट सर्विसेज का प्रोक्योरमेंट किया। अरे यस और नो? यस। सो इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज जो भी आपने प्रोक्योर किया उसके ऊपर जो भी आपने इनपुट टैक्स का पेमेंट किया, यस और नो, उसका हम कितना आईटीसी अवेल कर पाएंगे वो रूल 42 डिसाइड करेगा। अभी देखो फ्रेंड्स यहां पे चेक करो, देखो इनपुट टैक्स ऑन कैटरिंग सर्विसेज प्रोक्योर्ड फ्रॉम हार्वेस्ट कैटरर्स इन कनेक्शन विद हिज हाउस वार्मिंग सेरेमनी। फ्रेंड्स देखो हाउस वार्मिंग सेरेमनी का मतलब क्या हुआ, ये पर्सनल यूसेज हुआ। यस और नो? जो फ्रेंड्स आपने जो भी इनपुट सर्विसेज के ऊपर टैक्स का पेमेंट किया वो पर्सनल यूसेज के लिए होगा, तो फ्रेंड्स उसकी आईटीसी हमको मिलने वाली नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली नॉट एलिजिबल, इट इज एब्सोल्युटली नॉट अवेलेबल एज व्हाट फ्रेंड्स, आईटीसी। अब बरोबर समझ रहे हो? यस और नो? यस। तो उसको हम T1 बुला सकते हैं, एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पसेस। अरे यस और नो? यस। एंड फ्रेंड्स और आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये जो कैटरिंग है ना, ये जो कैटरिंग अभी हमने डिस्कस नहीं किया, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 व्हिच इज फ्रेंड्स ब्लॉक क्रेडिट। तो ये जो हमारा कैटरिंग सर्विसेज है वो आईटीसी, मतलब जो भी हमने इनपुट टैक्स का पेमेंट किया उसके हमको आईटीसी मिलती नहीं है। इट इज ब्लॉक क्रेडिट एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। बोलो क्लियर? तो एसएसबी ये इनएलिजिबल ही है, आईटीसी एसएसबी मिलने वाली नहीं है फ्रेंड्स। सपोज एग्जांपल के तौर पे ब्लॉक क्रेडिट ना होती तो भी ये एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, तो भी उसकी आईटीसी हमको फ्रेंड्स अवेलेबल होने वाली नहीं है। तक कुछ है? एकदम क्लियर? डन। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ो। नंबर 3, इनपुट टैक्स on raw material used in manufacture of exempted supplies of ₹2 lakh is ₹20,000। फ्रेंड्स मतलब आपका जो एग्जम्प्ट सप्लाई था, कितना आपका एग्जम्प्ट सप्लाई था? आपका एग्जम्प्ट सप्लाई 2 लाख रुपीस का था। बरोबर समझने का ट्राई करो। हमारा एग्जम्प्ट सप्लाई 2 लाख रुपीस का था, उसको एग्जम्प्ट सप्लाई करने के लिए, मतलब जो भी फिनिश गुड्स का हमने एग्जम्प्ट सप्लाई किया होगा उसके लिए जो भी हमने रॉ मटेरियल परचेस किया उसके ऊपर का इनपुट टैक्स कितना था? इट वाज 20,000 ऑफ रुपीस। मतलब रॉ मटेरियल जो आपने परचेस किया फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स, वो रॉ मटेरियल के ऊपर जो हमने इनपुट टैक्स का पेमेंट किया ना फ्रेंड्स, इट इज नथिंग बट व्हाट, ₹20,000। सो फ्रेंड्स वापस एक बार ये एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए हो गया, उसके हमको वापस एक बार आईटीसी मिलने वाली नहीं है। तो इसको हम T2 बोल सकते हैं। यस और नो? एक्सक्लूसिवली जो भी आपने इनपुट टैक्स पे किया ऑन इनपुट्स व्हिच आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर एग्जैम्प्ट सप्लाईज, तो इसकी आईटीसी हमको अवेलेबल होने वाली नहीं है फ्रेंड्स। हां, टी में हम उसको इंक्लूड करेंगे व्हिच इज टोटल टैक्स, बट उसमें से वापस एक बार जो T2 होगा व्हिच इज एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जैम्प्ट सप्लाईज उसको माइनस करने वाले हैं। आपको एकदम क्लियर? डन। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, इनपुट टैक्स ऑन कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी ऑफ मैनेजर ऑफ फैक्ट्री इज ऑफ रुपीज व्हाट फ्रेंड्स, 30,30,000। वापस एक बार फ्रेंड्स आपको पता नहीं है बट ये जो कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी है ना फ्रेंड्स, इट इज ब्लॉक क्रेडिट, इट इज सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया बट इसकी आईटीसी हमको अवेलेबल होने वाली नहीं है। सो मैं आपको भी बता देता हूं, इट इज ब्लॉक क्रेडिट, इसकी आईटीसी हमको अवेलेबल होने वाली नहीं है। इट इज ब्लॉक एज अ क्रेडिट।
ओके, तो इट इज इनएलिजिबल आईटीसी। तो ऐसा बोल सकते हैं इट इज T3। अरे यस और नो? यस, इट इज रिगार्डेड एज T3। इसके फ्रेंड्स आईटीसी हमको अवेलेबल होने वाली नहीं है। चलो फ्रेंड्स आगे चेक करो, टोटल टर्नओवर। फ्रेंड्स यहाँ पे जो टोटल टर्नओवर है ना, यहाँ पे लिख दो टोटल टैक्सेबल टर्नओवर, मतलब जो टैक्सेबल टर्नओवर है उसकी बात है। टोटल टैक्सेबल टर्नओवर फॉर द मंथ ऑफ जून इज ₹60 lakhs व्हिच इज फ्रेंड्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। मतलब जो 60 lakhs है वो हमारा टोटल टैक्सेबल टर्नओवर है। एंड फ्रेंड्स आप इंफॉर्मेशन नंबर 3 से चेक करो, हमारा एग्जाम सप्लाई कितना था, इट इज ऑफ ₹2 lakh। टैक्सेबल सप्लाई मेरा कितना हो गया ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, इट इज 60 lakhs प्लस मेरा एग्जाम सप्लाई कितना हो गया, इट इज नथिंग बट व्हाट फ्रेंड्स, ₹2 lakhs। सो व्हाट इज माय टोटल एग्रीगेट टर्नओवर, इट इज 62 lakhs। व्हाट इज माय टोटल एग्रीगेट टर्नओवर, इट इज 60 प्लस 2 lakhs व्हिच इज 62 lakhs फ्रेंड्स। चलो आगे चेक करो, कंप्यूट आईटीसी अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके, सो कितना आईटीसी हमको जून के लिए अवेलेबल होगा वो हमको आइडेंटिफाई यहां पे करना है फ्रेंड्स। ओके चलो, एंड फर्दर चेक करो, एंड नेट जीएसटी पेएबल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बाय एक्स फॉर द मंथ ऑफ जून। मतलब कितना कैश लेजर के थ्रू हमको पे करना पड़ेगा वो भी आप एक बार आइडेंटिफाई करो फ्रेंड्स। ओके, रेट ऑफ जीएसटी इज 18% एंड यू नीड टू इग्नोर सीएसआई फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। मतलब खाली जीएसटी 18% के तौर पे कंसीडर करो, वो सी है, एस है, आई है, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। ये आईसीएआई का एग्जांपल है, सब चिंता ना करो, मेरा खुद का बनाया हुआ एग्जांपल नहीं है, तो मैंने सीएसआई को इग्नोर करने की बात की है। आईसीआई ने ऐसा बोला है कि सीएसआई अभी इग्नोर करो, अभी फोकस रूल 42 के कैलकुलेशन के ऊपर करो, उसके कंप्यूटेशन के ऊपर करो, उसके डिटर्मिनेशन के ऊपर करो। डन। चलो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट टू इंफॉर्मेशन गिवन अबव, अज्यूम दैट ऑल अदर कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी। हमको पता है आईटीसी अवेल करने की 4 कंडीशन, यस और नो, वो फुलफिल हो चुकी है, हैव बीन फुलफिल्ड। ऑल द परचेजेस आर मेड ओनली फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। मतलब जो भी हमारे परचेजेस है वो रजिस्टर्ड सप्लायर के पास से हमने लिए हुए हैं, मतलब उसके ऊपर हमने जीएसटी का पेमेंट किया होगा फ्रेंड्स। पक्कू? डन। चलो फ्रेंड्स देखो अभी कैसे इसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, हम पहले जो आइडेंटिफाई करेंगे वो टी आइडेंटिफाई करेंगे। हमारा जो टी होगा उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, विच इज नथिंग बट व्हाट फ्रेंड्स, टोटल टैक्स। कितना टैक्स का पेमेंट हमने टोटल पे किया है इनपुट सर्विसेज के ऊपर, टोटल कितना हमने टैक्स का पेमेंट किया वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, फर्स्ट आपका देखो ये फर्स्ट होगा, वो इनपुट्स ऑन रॉ मटेरियल्स है, मतलब ये भी हमारा इनपुट टैक्स हुआ। यहाँ पे 10,000 ये भी हमारा इनपुट टैक्स हुआ, ये 20,000 ये भी हमारा इनपुट टैक्स हुआ, एंड ये 30,000 ये भी फ्रेंड्स हमारा इनपुट टैक्स हुआ। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमको आइडेंटिफाई कर क्या करना है, जो भी हमने इनपुट सर्विसेज को रिसीव किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट सिस्टम में वेरी वेरी केयरफुल है, हमको पहले आइडेंटिफाई क्या करना है, जो भी इनपुट सर्विस हमने रिसीव किया उसके ऊपर का कितना इनपुट टैक्स हमने पे किया, उसके ऊपर का कितना इनपुट टैक्स हमने पे किया, वो पहले हमको आइडेंटिफाई करने की रिक्वायरमेंट यहां पे फ्रेंड्स आने वाली है। तो फ्रेंड्स हमने आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया, जो यहां पे चेक कर सकते हो 40,000 मेरे रॉ मटेरियल्स के ऊपर का इनपुट टैक्स, प्लस ये हमारे जो कैटरिंग के ऊपर का टैक्स का पेमेंट किया वो अगेन इट इज 10,000 ऑफ रुपीज। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट, हमने जो भी एग्जाम सप्लाई करने के लिए रॉ मटेरियल्स यूज किया उसके ऊपर का इनपुट टैक्स विच इज 20,000 ऑफ रुपीज। एंड फ्रेंड्स कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए जो भी इनपुट टैक्स का हमने पेमेंट किया वो हो गया, इनपुट सर्विसेज के ऊपर का जो भी टैक्स का पेमेंट किया इट इज 30,000 ऑफ रुपीज। सो व्हाट इज माय टोटल टैक्स, मैं वापस एक बार रिपीट कर दूं, ये 40 प्लस ये 10 प्लस ये 20 प्लस ये 30, इट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज 1 लाख ऑफ रुपीज। सो माय टोटल टैक्स इज व्हाट फ्रेंड्स, 1 लाख ऑफ रुपीज। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत ना? एकदम सिंपल। इन शॉर्ट हमारे टैक्स पीरियड विच इज मंथ ऑफ जून में हमने जो भी इनपुट सर्विसेज रिसीव किए उसके ऊपर का टोटल कितना टैक्स का पेमेंट हमने किया वो हमने आइडेंटिफाई कर दिया, विच इज 1 लाख ऑफ रुपीज। अरे यस और नो? यस। चलो फ्रेंड्स, उसमें से हम माइनस करेंगे विच इज T1 विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पसेस। It is exclusively for non-business purposes। चलो फ्रेंड्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो exclusively non-business purpose है। फ्रेंड्स अभी देखो ये जो हमारा कैटरिंग सर्विसेज है जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ऐसा वो ब्लॉक है क्रेडिट, बट एक केस में आपको मिल भी सकती है। सो प्योर ब्लॉक ऐसा भी नहीं बोल सकते, बट जनरल सेंस में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ये आपने पर्सनल पर्पस के लिए अवेल किया। फ्रेंड्स पर्सनल पर्पस के लिए अवेल किया तो ऐसा चिंता करने की जरूरत ही नहीं है फ्रेंड्स। तो ये दो जगह से इनएलिजिबल हो सकता है, दो जगह से इसका माइनस आ सकता है। नंबर 1 माइनस कहां से आ सकता है, इट इज फ्रेंड्स T3 ऑल्सो विच इज ब्लॉक क्रेडिट, इट इज T3 ऑल्सो विच इज ब्लॉक क्रेडिट। एंड फ्रेंड्स ये T1 भी है, यहाँ पे जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये जो हमारा T1 होगा इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पसेस। जो भी हमने इनपुट टैक्स का पेमेंट किया वो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए मैंने यूज किया। सो इट इज अगेन व्हाट, बोलो बोलो, इट इज अगेन व्हाट, इनएलिजिबल। उसका आईटी फंड्स हमको अवेलेबल होने वाला नहीं है। एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए हो गया तो उसका आईटी फंड्स हमको अवेलेबल होने वाला नहीं है। आप समझे? बरोबर। सो दो जगह जिसको माइनस कर सकते हैं हम उसको T1 से भी एज ऑफ नाउ माइनस कर देते हैं। मतलब जो भी आपका इनपुट सर्विसेज के ऊपर का टैक्स है विच इज ऑफ ₹10,000 जो आपने एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया उसको हम टी में से माइनस करेंगे। तो अब यहां पे चेक कर सकते हो इट इज माइनस ₹10,000, जिसको बोलेंगे T1। आपकी जो भी कैटरिंग सर्विस है वो आपने नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूटिलाइज किया, माइनस कर दो 10,000।
आई थिंक आप समझ रहे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यस और नो? यस। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, मतलब इसका हमारा सेकंड पॉइंट का वहीवट हो गया, सेकंड पॉइंट में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। चलो अभी देखो यहाँ पे चेक करो, अभी अभी T2 क्या होगा, इट इज एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई, मतलब ऐसा कोई भी इनपुट टैक्स जो आपने पे किया है वो आप अल्टीमेटली एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई करने के लिए यूज करोगे, उसको फर्दर हम लेस करेंगे एज अ T2, उसको हम फर्दर लेस करेंगे एज अ T2। जो अब यहां पे चेक कर सकते हो, इनपुट्स on raw materials used in manufacture of exempted supplies of rupees 2 lakh is of rupees 20,000, मतलब हमारा एग्जाम सप्लाई 2 लाख रुपए का है, बट वो एग्जाम सप्लाई 2 लाख का करने के लिए कोई एक्सक्लूसिव रॉ मटेरियल हमने परचेस किया था, जिसके ऊपर का इनपुट टैक्स कितना था, इट इज ऑफ रुपीज 20,000। सो उसको माइनस कर देंगे यहाँ पे एज अ 20,000 विच इज T2 एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाईज। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स समझ रहे हो ना, एकदम बरोबर ने? चलो फैंटास्टिक। तो 20,000 एज अ T2 मैंने यहाँ पे उसको माइनस कर दिया। कुछ है एकदम क्लियर। सो हमने स्टार्ट किया स्टेप 1, हम आइडेंटिफाई करेंगे C1 C2। व्हाट इज C1? अमाउंट विच इज क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, एंड C2 इज नथिंग बट व्हाट फ्रेंड्स, कॉमन क्रेडिट। ओके, सो उसको कंप्यूट करने के लिए हमने T से स्टार्ट किया। T इज इक्वल टू टोटल टैक्स, जो भी इनपुट सर्विसेज के ऊपर हमने टैक्स का पेमेंट किया उसको हम T बुलाएंगे, विच इज नथिंग बट व्हाट, टोटल टैक्स। उसमें से T1 T2 T3 हम लेस करेंगे। T1 इज एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस के लिए आपने जो भी इनपुट सर्विस रिसीव किया उसके ऊपर का टैक्स। T2 का मतलब एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई करने के लिए जो भी आपने इनपुट सर्विस रिसीव किया उसके ऊपर का टैक्स। एंड T3 इज व्हाट, इनएलिजिबल क्रेडिट, व्हिच इज इनएलिजिबल ITC। चलो फ्रेंड्स आगे चेक करो। तो अब यहां पे चेक कर सकते हो कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी का जो भी हमारे पास इनपुट टैक्स डिटेल्स अवेलेबल है, तो फ्रेंड्स वो हमारा ITC अवेलेबल होने वाला नहीं है। ये अभी आपको पता नहीं हो सकता है बिकॉज इट इज ब्लॉक क्रेडिट, उसका डिस्कशन अभी करना बाकी है। तो इट इज 30,000 रुपीज का हमारा जो भी इनपुट टैक्स होगा वो सिंपली हम यहाँ पे माइनस कर देंगे एज ए T3 विच इज इनएलिजिबल ITC। तो अब यहाँ पे चेक करो, इट इज फ्रेंड्स इनएलिजिबल ITC which is of rupees what friends 30,000 का जो भी हमारा ये टैक्स था वो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया फ्रेंड्स। डन। चलो फ्रेंड्स आई थिंक अभी एक ही इंफॉर्मेशन बाकी है, तो अब यहाँ पे चेक कर सकते हो इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल्स, द रॉ मटेरियल इज यूज्ड फॉर बोथ पर्पसेस, टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम्प्ट सप्लाईज फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स तो यहाँ पे हम अराइव करते हैं विच इज C1 विच इज अमाउंट credited to इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, मतलब ये अमाउंट हमारे वहां पे क्रेडिट होगी इनटू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। कितना अमाउंट होगा, तो अब यहां पे चेक कर सकते हो, इट इज 1 लाख minus 10,000 minus 20,000 minus 30,000 which comes to what friends 40,000। ये अमाउंट हमारे वहां पे क्रेडिट होने वाली है इनटू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। फ्रेंड्स ऐसा कोई T4 नहीं है कि एक्सक्लूसिवली हमने बिजनेस में टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए कोई इनपुट सर्विस रिसीव की हो। सो यही मेरा क्या बनेगा फ्रेंड्स, कॉमन क्रेडिट। नथिंग इज T4, सो दिस इज ओनली रिगार्डेड एज व्हाट फ्रेंड्स, कॉमन क्रेडिट। सो मेरी कॉमन क्रेडिट यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इट इज फ्रेंड्स 48,000 ऑफ रुपीज, ये बन गई हमारी कॉमन क्रेडिट। ओके, सो ये 40,000 रुपीज हमारे क्रेडिट होंगे इनटू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, एंड यही हमारा C2 बन जाएगा व्हिच इज नथिंग बट व्हाट फ्रेंड्स, कॉमन क्रेडिट। ओके, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अभी स्टेप 2 क्या आएगा फ्रेंड्स, हम आइडेंटिफाई करेंगे D1 को। यस और नो, बिकॉज यहाँ पे कोई नॉन बिजनेस सप्लाईज नहीं है। आप चेक करो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो आउटवर्ड है और हमने जो इनपुट सर्विस रिसीव की है वो कोई पर्सनल पर्पस के लिए यूज की हो प्लस बिजनेस पर्पस के लिए यूज की हो, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स। तो D2 पिक्चर में नहीं आएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स D2 पिक्चर में आने वाला नहीं है फ्रेंड्स। हाँ, D1 पिक्चर में आएगा बिकॉज कुछ हमारा जो इनपुट सर्विसेज है जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ऑफ रुपीज 40,000 के होने चाहिए, बरोबर ना? यस, 40,000 के इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज जो भी उसके ऊपर का हमारा टैक्स पेमेंट हुआ है वो हमारा टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी यूज हुआ है, साथ साथ में एग्जाम सप्लाई के लिए भी यूज हुआ है। ये जो भी हमारा इनपुट टैक्स का पेमेंट है रुपीज 40,000 वो टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी यूज हुआ, साथ साथ में फ्रेंड्स हमारा एग्जाम सप्लाई के लिए भी यूज हुआ। मतलब ये 40,000 बिकम्स व्हाट, अवर इनपुट टैक्स व्हिच इज कॉमन क्रेडिट, जिसमें से D1 आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें से कितना एग्जाम्ड सप्लाई को बिलोंग करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यस और नो? यस। चलो फ्रेंड्स, व्हाट इज D1? इट इज नथिंग बट व्हाट, C2 into exempt turnover divided by total turnover. Yes or no? C2 is what friends? Exempt turnover into, sorry, D1 is equal to what? Is equal to C2 which is common credit into exempt turnover divided by total turnover in the particular tax period. तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो C2 is what friends 40,000 into exempt turnover। चलो फ्रेंड्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन से जरा चेक करो तो फ्रेंड्स देखो ये हमारा एग्जाम सप्लाई कितना था, 2 लाख रुपए का था, एंड हमारा टोटल टैक्सेबल टर्नओवर कितना है, इट इज 60 lakhs ऑफ रुपीज। तो यहाँ पे 1 मिनट मेंशन कर दो हमारे नॉलेज में रहे फ्रेंड्स, हमारा एग्जाम टर्नओवर कितना है, हमारा एग्जाम टर्नओवर है 2 लाख रुपए का,
एंड हमारा टैक्सेबल टर्नओवर कितना है, जो वापस एक बार इंफॉर्मेशन से चेक कर सकते हो। इट इज फ्रेंड्स ये रहा, देखो 60 lakhs ऑफ रुपीज, इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, तो चिंता नहीं है फ्रेंड्स। तो टैक्सेबल टर्नओवर इज व्हाट फ्रेंड्स, 60 lakhs ऑफ रुपीज। सो व्हाट इज माय टोटल टर्नओवर, if you check my total turnover, it becomes what friends, 62 lakhs of rupees. So 62 lakhs is our what, total turnover, yes or no? So इसमें से जो हमारा कॉमन क्रेडिट है विच इज ऑफ 40,000, उसमें से एग्जम्प्ट सप्लाई के प्रोपोर्शन को आइडेंटिफाई करके हमको D1 आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो 40,000 इंटू एग्जम्प्ट टर्नओवर, जो यहाँ पे चेक कर सकते हो, इट इज 2 lakhs ऑफ रुपीज डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, इट इज 62 lakhs ऑफ रुपीज। सो इंटू 2 lakhs divided by 62 lakhs. So friends, what is my D1? That you can check over here. It is 40,000 into 2 lakhs divided by, it is 62 lakhs, which will be what friends, 1290। ये हमारा क्या बन जाएगा, D1 फ्रेंड्स, यस और नो? यस। अभी मेरे कॉमन क्रेडिट में से, सुनना केयरफुली, मेरे कॉमन क्रेडिट में से मुझे कितना आईटीसी एलिजिबल होगा, आप समझ रहे हो? मेरे कॉमन क्रेडिट में से मुझे कितना आईटीसी एलिजिबल होगा, उसको बोलेंगे C3। C3 is what friends? It is C2 minus D1 minus D2, बट वो तो हमारे पास D2 तो है नहीं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। So C3 क्या बनेगा, माय कॉमन क्रेडिट विच इज व्हाट फ्रेंड्स, 40,000, जिसमें से हमने उसको आईटीसी लेजर में क्रेडिट कर दिया था। अरे यस और नो? यस। एंड उसमें से हमारा जो रिवर्सल आया वो 1290 का रिवर्सल आएगा। सो व्हाट इज माय एलिजिबल आईटीसी, ये जो D1 आएगा ना फ्रेंड्स, उसको तो रिवर्स करना पड़ेगा ना स्टेप 4 में। हम आईटीसी तो फुल अवेल करके बैठे 40,000, उसमें से एग्जाम जितना कितना हो गया, इट इज 1290, तो उसको रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट आएगी व्हिच इज 1290 फ्रेंड्स। तो 40,000 माइनस 1290 कम्स टू व्हाट, मेरी एलिजिबल आईटीसी होनी चाहिए 38,170। दिस बिकम्स व्हाट फ्रेंड्स, माय एलिजिबल आईटीसी फॉर आवर टैक्स पीरियड व्हिच इज जून, व्हिच इज मंथ ऑफ जून फ्रेंड्स। आप होपफुली एकदम परफेक्ट मैनर में क्रिस्टल क्लियर प्रॉपर्ली सब कुछ यहां पे समझ रहे हो फ्रेंड्स। चलो अभी हमको पूछा क्या है, जरा चेक करते हैं। कंप्यूट आईटीसी अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ जून। तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कितनी आईटीसी हमको अवेलेबल होगी फॉर द मंथ ऑफ जून। चलो फ्रेंड्स, अभी हमारा आंसर फाइनली स्टार्ट हुआ, अब तक का खाली कैलकुलेशन था फ्रेंड्स। तो नंबर 1, आईटीसी अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ जून। चलो फ्रेंड्स, कितना आईटीसी हमको अवेलेबल होगा फॉर द मंथ ऑफ जून, जो आप यहां पे चेक कर सकते हो। इट इज फ्रेंड्स ओपनिंग आईटीसी, जो हमारे पास जून महीने के स्टार्टिंग में अवेलेबल थी, जो फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन में हमारे पास अवेलेबल थी, जो आप यहां पे चेक कर सकते हो। इट इज 1,60,000 ऑफ रुपीज, हमारे पास ओपनिंग आईटीसी थी, वो तो डेफिनेटली हमारे महीने में अवेलेबल ही होगी फॉर श्योर। तो फ्रेंड्स 160 हमारी ओपनिंग आईटीसी। चलो फ्रेंड्स, बाद में आएगा C1, yes or no? C1 which will be credited to electronic credit ledger। ये हमारा जो C1 होगा ना फ्रेंड्स, बरोबर ना, ये 40,000 will be credited, जो अब यहाँ पे चेक करो, credited to electronic credit ledger, तो ये वापस एक बार क्रेडिट मिलेगा into electronic credit ledger। तो it is friends what, 40,000 of rupees माइनस D1 का रिवर्सल, बरोबर ना, हम जितना एग्जाम सप्लाई को बिलोंग करता है उतना हमको रिवर्स करना पड़ेगा। सो D1 विल बी रिवर्सल, जो अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, इट इज 1290। तो फ्रेंड्स 1290 का रिवर्सल आएगा। आई थिंक बस इतना ही हमारे पास अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हो, व्हाट विल बी आईटीसी अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ जून। इट इज 1,60,000 प्लस 40,000 माइनस 1290 which will become what, 198,710। So this is my ITC which is available for the month of June। मतलब जून महीने की जो ITC मेरे पास अवेलेबल है वो कितनी होगी फ्रेंड्स, इट इज 198,710 which is nothing but what, very very simple, it is opening ITC जो जून महीने के स्टार्टिंग में मेरे पास अवेलेबल थी, उसमें ऐड कर दूंगा C1 the amount which is credited to electronic credit ledger, and उसमें से मैं D1 को रिवर्स कर दूंगा। तो अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, इट इज 1290, जो बैलेंस बचेगा 198,710, इट इज अमाउंट which is of ITC which is available for the month of June। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर, एकदम परफेक्ट मैनर में आप समझ रहे हो फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमको पूछा है, जरा चेक करो प्लीज। ओके, कंप्यूट आईटीसी अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ जून, वो हो गया। एंड नेट जीएसटी पेएबल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बाय एक्स फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू हमको कितना पे करना पड़ेगा। देखो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे करने के लिए पहले हमको हमारा आउटवर्ड कितना है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो टैक्सेबल वाला है, टैक्सेबल वाला आउटवर्ड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके ऊपर का जीएसटी कलेक्शन चेक करना पड़ेगा, एंड वो जीएसटी कलेक्शन में से आईटीसी को लेस करेंगे, एंड जो बैलेंस बचेगा उतना कैश लेजर के थ्रू हमको पे करना पड़ेगा। समझ रहे हो डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट?
हमने कितना आउटवर्ड सप्लाई किया, इंफॉर्मेशन आपको पता ही है, जो यहाँ पे चेक कर सकते हो। टैक्सेबल किया 60 लाख वाला, एग्जाम किया 2 लाख वाला, टोटल कितना हो गया 62 लाख का हमारा टर्नओवर। सो फ्रेंड्स, हमने जो टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई किया उसके ऊपर जीएसटी रेट अप्लाई करेंगे विच इज 18%। प्रोसीजर समझ लो, इसके ऊपर हम रेट अप्लाई करेंगे 18%। सो हमारा फ्रेंड्स आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गया, बरोबर, इतना जीएसटी हमने कलेक्ट किया होगा। ओके, उसके ऊपर का हमारा ये जो आईटीसी अवेलेबल है फॉर द मंथ ऑफ जून, उसको माइनस कर देंगे, बिकॉज उतना थोड़ी वापस एक बार पे करना पड़ेगा, अब समझे, तो उतना वापस एक बार मुझे पे करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो आई विल बी रिड्यूसिंग 198710 एंड जो बैलेंस होगा उसको मैं पे करूंगा थ्रू व्हाट, माय कैश लेजर। डन। चलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। नेट जीएसटी पेएबल, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। चलो, व्हाट इज माय टैक्सेबल टर्नओवर? आई थिंक माय टैक्सेबल टर्नओवर इज इट इज 6060 lakhs, 2 लाख का एग्जाम सप्लाई था एंड फ्रेंड्स 62 lakhs का हमारा टोटल टर्नओवर था। ओके, रेट ऑफ जीएसटी इज व्हाट, दैट यू कैन चेक, इट इज फ्रेंड्स 18%। वन एट व्हाट, 18%। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर हम 18% यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, जीएसटी एट 18%। चलो फ्रेंड्स, तो 60 lakhs का 18% कितना होगा, जो अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, 60 lakhs का 18%, इट इज फ्रेंड्स 10,80,000 ऑफ रुपीज। मतलब इतना जीएसटी मैंने ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून कलेक्ट किया, इतना जीएसटी विच इज ऑफ रुपीज 10,80,000 मैंने ड्यूरिंग द मंथ कलेक्ट किया। ओके, तो फ्रेंड्स मेरा जीएसटी पेबल कितना आएगा, वो तो बहुत सिंपल ही है, आपको पता ही है, इट इज जीएसटी कलेक्टेड माइनस जीएसटी पेड। सो फ्रेंड्स 10,80,000 जो भी मेरा कलेक्शन है, उसमें से जो भी मेरे पास आईटीसी अवेलेबल है 198710, उतने आईटीसी को माइनस कर देंगे, बिकॉज दिस इज आईटीसी अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ जून, उतना हमने लेस कर दिया, विच इज 10,80,000 माइनस 198710। सो बैलेंस जो बचेगा 881,290। फ्रेंड्स फाइनली इतना जीएसटी पेबल हमारे केस में आने वाला है। आई थिंक एकदम परफेक्ट मेथड में आप समझ चुके होंगे। चलो फ्रेंड्स, हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी, अब इस बार फटाफट रिकैप्चुलेट करवा देता हूं। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी टोटल टैक्स से, मतलब 1 2 3 4 ट्रांजैक्शन में हमने टोटल कितने इनपुट सर्विस रिसीव किया, उसके ऊपर का कितना इनपुट टैक्स हमने पेमेंट किया, उसका हमने आइडेंटिफिकेशन किया। सो टोटल इज व्हाट, 1 लाख ऑफ रुपीज, व्हिच इज माय टोटल टैक्स व्हिच आई हैव पेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून, व्हिच इज माय टैक्स पीरियड। अरे यस और नो? यस। सो दिस इज माय टोटल टैक्स। फ्रेंड्स, वो टोटल टैक्स में से हमने T1 T2 T3 लेस किया, मतलब ऐसा कोई इनपुट सर्विसेज था जो हमने एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, लेट अस से कैटरिंग, तो कैटरिंग एज सच इनएलिजिबल भी है, T3 भी बोल सकते हो, T1 भी बोल सकते हो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। तो 10,000 को हमने लेस कर दिया। बाद में ऐसा कोई इनपुट था और इनपुट सर्विसेज थी जो इसका हमने आउटवर्ड जो फुल्ली 100% एग्जाम था उसके लिए उसको यूज किया था, तो वो भी हमारा T2 हो जाएगा, उसको हमने लेस कर दिया। बाद में कुछ कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी वाला था, वो ब्लॉक क्रेडिट था, जो भी आपको पता नहीं, चिंता ना करो, उसको T3 के तौर पे हमने लेस कर दिया। सो बचा, उसको बोलेंगे C1, which is amount which is credited to what friends, my electronic credit ledger, it is amount credited to electronic credit ledger। वो कितना आएगा फ्रेंड्स, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, it is 40,000 ऑफ रुपीज। अरे यस और नो? यस फ्रेंड्स, अभी हमारा यहाँ से T4 लेस होता, तो T4 क्या होता कि जो भी आपका जो भी इनपुट सर्विस आपने यूज किया उसके ऊपर का जो भी आपने टैक्स का पेमेंट किया, ओके, बट वो जो इनपुट सर्विस आपने प्रोक्योर किया वो एक्सक्लूसिवली बिजनेस में आउटवर्ड टैक्सेबल करने के लिए यूज किया होगा, बट आई थिंक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स। ओके, सो ये बन जाएगा मेरा C2 विच इज माय कॉमन क्रेडिट, बट यहाँ पे बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस वाला पॉइंट नहीं है, ऐसा कोई भी इनपुट सर्विसेज नहीं है यहाँ पे, तो आपने बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया तो D2 पिक्चर में नहीं आएगा, D2 पिक्चर में नहीं आएगा, तो D1 पिक्चर में आएगा, बिकॉज यहाँ पे ऐसे इनपुट्स है। आई थिंक फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऐसा था जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ऐसा कोई इनपुट था जो आपने टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम पर्पस के लिए यूज किया, जो आपने टैक्सेबल प्लस एग्जाम पर्पस के लिए यूज किया, ऐसे इनपुट सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल थे, विच इज ऑफ व्हाट 40,000। सो वही बन गया फ्रेंड्स हमारा क्या, कॉमन क्रेडिट। तो इसमें से हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा D1, D1 is what, D2 into E divided by F। So what is C2? C2 you can check, it is common credit which is 40,000 of rupees into exempt turnover divided by total turnover। What is my exempt turnover during the tax period? That you can check, it is 2 lakhs of rupees divided by total turnover, it is nothing but what, 62 lakhs of rupees, जो यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, सो मेरा ये जो D1 आया वो 1290 आया, फिर उतना मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, बिकॉज 40,000 इज माय C1, उतना मैंने क्रेडिट कर दिया होगा तो मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, बट उसी पीरियड में D1 के तौर पे 1290 मुझे रिवर्सल करने की रिक्वायरमेंट आएगी। सो फाइनली व्हाट विल बी माय एलिजिबल आईटीसी, फाइनली C1 माइनस D1, सॉरी, हाँ बरोबर, C1 माइनस D1 इज इट इज माय सॉरी, C1 नहीं फ्रेंड्स, C2 minus D1 is what friends my eligible ITC। Okay, so यहाँ पे 40,000 minus 1290, it is friends 38,170 becomes what, my ineligible, sorry, it is my eligible ITC, it is my eligible ITC। इतने ITC मुझे फाइनली इस महीने में अवेलेबल होनी चाहिए फ्रेंड्स, बट इसमें मैं ऐड कर दूंगा my ओपनिंग ITC, जो अब यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखो ये फाइनली C3 ही हुआ ना,
यस और नो? ये क्या हुआ फाइनली? C3 ही हुआ, विच इज C1 माइनस D1। यहाँ पे C1 C2 सेम ही है, सो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। यस और नो? तो यहाँ पे C1 इज इक्वल टू C2, सो खास फर्क नहीं पड़ता। सो 40,000 में से 1290 को लेस कर दिया, जो 38170 आया उसमें मैंने ओपनिंग आईटीसी को ऐड कर दिया। तो फ्रेंड्स 38170 मैं ओपनिंग आईटीसी को ऐड कर दूं, विच इज 1,60,000, टोटल बिकम्स व्हाट फ्रेंड्स? 198,710। इतनी आईटीसी इस महीने में मेरे पास अवेलेबल है। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमको पूछा गया था वो। सेकंड पूछा गया था कितना फाइनली जीएसटी हमारा पेबल आएगा। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो फ्रेंड्स, मेरा आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कितना है? 60 lakhs ऑफ रुपीस का। तो 60 lakhs का मेरा 18% कितना होगा? 10,80,000 ऑफ रुपीस। यस और नो? सो 10,80,000 मेरा जीएसटी कलेक्टेड हुआ, उसमें से आईटीसी में लेस कर दूंगा। कितना आईटीसी मेरे पास अवेलेबल है जो आप चेक कर सकते हो? 198,710। उसमें से 198,710 इतना मैंने लेस कर दिया, जो बचेगा 881,290। उतना मुझे नेट जीएसटी पेबल आएगा बाय वे ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ कैश लेजर। इतना पहले मैं कैश लेजर में डिपॉजिट करवाऊंगा एंड अकॉर्डिंगली बाद में इस लायबिलिटी को भी डिस्पोज ऑफ कर दूंगा। फ्रेंड्स आई थिंक क्रिस्टल क्लियर, एकदम परफेक्ट मैंने में पता चला होगा। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स अभी रूल 42 के 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। उसके बाद हम थोड़ा इन डेप्थ वापस एक बार रूल 42 को डिस्कस कर लेते हैं, जो हम फर्स्ट सेशन के बाद डिस्कस करने वाले थे। सो एकदम फुल फ्लेज क्लैरिटी आपको रूल 42 के बारे में आ जाए। ये थोड़ा एडवांस पार्ट होगा, थोड़ा क्रूशियल होगा, सो प्लीज बरोबर समझने का ट्राई करना। फ्रेंड्स अभी देखो, होता है ऐसा कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने फर्स्ट स्टेप परफॉर्म किया, विच इज व्हाट फ्रेंड्स? कॉमन क्रेडिट। ओके, जो हम कैसा अराइव करेंगे आपको पता चल चुका है, अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर भी हो चुका है, विच इज T माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3। जो C1 होगा फ्रेंड्स, इट विल बी अमाउंट विच इज क्रेडिटेड टू माई इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। उसमें से T4 को लेस करेंगे, जो एक्सक्लूसिवली बिजनेस में आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज होता होगा, उसको T4 के तौर पर लेस कर देंगे, एंड जो C2 बचेगा इट इज नथिंग बट व्हाट फ्रेंड्स? माई कॉमन क्रेडिट। ओके, चलो फ्रेंड्स अभी क्या होगा एग्जाम्पल के तौर पे, लेट अस से ऐसा हुआ है कि मैंने कोई इनपुट्स रिसीव किए। लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली फ्रेंड्स, मैंने कोई इनपुट्स रिसीव किए जो फ्रेंड्स है ना, मैं बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस दोनों पर्पस के लिए यूज करने वाला था। मैंने कोई इनपुट्स रिसीव किए जो मैं दोनों पर्पस के लिए यूज करने वाला था, बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस दोनों पर्पस के लिए उसका मैं यूसेज करने वाला था। इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज दोनों हो सकते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो फ्रेंड्स, ऐसे कोई इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज थे जो मैं लेटर से आउटवर्ड सप्लाई मेरा बिजनेस के लिए यूज करने वाला था, बट बिजनेस में मेरा आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल भी था, साथ साथ में एग्जम्प्ट भी था। उस पर्पस के लिए मैं इस पर्टिकुलर लेटर से इनपुट्स इनपुट सर्विसेज को यूज करने वाला था। आई थिंक आप समझ रहे हो बरोबर जो मैं कन्वे करना चाहता हूं। सो इनपुट्स इनपुट सर्विसेज जो मैंने प्रोक्योर किए, जिसके ऊपर मैंने इनपुट टैक्स का पेमेंट किया, वो मैं दोनों पर्पस के लिए यूज करने वाला था, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस। पॉइंट नंबर 2, मैं जो इनपुट्स इनपुट सर्विस को यूज करने वाला था वो मैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने वाला था। उसका इंटेंशन तो मेरा बिजनेस पर्पस ही था, बट बिजनेस में मैं टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम्प्ट दोनों पर्पस के लिए उसको मैं यूटिलाइज करने वाला था। टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम्प्ट दोनों पर्पस के लिए उसको मैं यूटिलाइज करने वाला था। फ्रेंड्स, तो हमारे मन में जनरल आइडिया क्या होता है कि दिस शुड फॉर्म पार्ट ऑफ अवर कॉमन क्रेडिट, बिकॉज हमको पता ही है ये C2 में आएगा ही क्या? बिजनेस में लेट अस से टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई एंड बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस, यही क्राइटेरिया यहां पे आएगा इन रिलेशन टू व्हाट फ्रेंड्स? C2। सो C2 इज व्हाट? कॉमन क्रेडिट, जिसमें दो चीज आएगी, मेरा बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस यूसेज एंड बिजनेस में टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई। यस और नो? यस। बट लॉ ने एक मस्त पॉइंट बोला यहां पे जो आप चेक कर सकते हो, मैं आपको बताता हूं, पहले समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेंड्स ऐसा हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा हुआ, मैंने कोई इनपुट्स परचेस किया, मैंने कोई रॉ मटेरियल परचेस किया, उसके ऊपर लेटर से मैंने 2 लाख का रॉ मटेरियल परचेस किया, उसके ऊपर का इनपुट टैक्स था लेटर से 12%, विच इज फ्रेंड्स नथिंग बट व्हाट? 24,000 ऑफ रुपीज। सो ये मेरा क्या हो गया फ्रेंड्स? इनपुट टैक्स। ये मेरा क्या हो गया? इनपुट टैक्स। फ्रेंड्स, ये मैं यूज करने वाला था बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, ये मैं यूज करने वाला था बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, मतलब कॉमन क्रेडिट हुआ। यस और नो? इट इज कॉमन क्रेडिट, हमको पता है इट इज कॉमन क्रेडिट फ्रेंड्स। ओके, बट उसमें से बिजनेस कितना था, नॉन बिजनेस कितना था ना, वो मुझे जब मैंने इनपुट्स परचेस किए ना तभी पता था। वापस एक बार बरोबर समझने का ट्राई करो, जब मैंने इनपुट्स परचेस किए, जब मैंने इनपुट्स प्रोक्योर किए, तभी मुझे पता था, कि इसमें से मेरा बिजनेस कितना होगा, इसमें से मेरा नॉन बिजनेस कितना होगा, वो तभी मुझे पता था कि 60% बिजनेस के लिए यूज होगा, 40% नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज होगा। समझ रहे हो माय डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? यस और नो? यस। चलो फ्रेंड्स, एग्जांपल के तौर पे मैंने कोई इनपुट्स परचेस किए,
वापस एक बार 1 लाख का इनपुट था, उसके ऊपर का 28% का मेरा जीएसटी था। टोटल मैंने 28,000 रुपीज का इनपुट टैक्स का पेमेंट किया। सो मेरा इनपुट टैक्स जो टोटल हुआ है इट इज 28,000 ऑफ रुपीज। अभी इसको मैं बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज करने वाला हूं एंड बिजनेस पर्पस के लिए यूज करूंगा। बट ये जो मेरा बिजनेस पर्पस है ना, उसमें जो मेरा आउटवर्ड सप्लाई है ना, वो टैक्सेबल भी है, साथ साथ में एग्जाम भी है। वो टैक्सेबल भी है, साथ साथ में एग्जाम भी है। बट जब मैंने इसको प्रोक्योर किया तभी मुझे पता था, जब मैंने प्रोक्योर किया, जब मैंने उसको परचेज किया, जब मैंने उसको इनपुट लिया, तभी मुझे पता था कि मेरा टैक्सेबल पर मतलब जो मैं इसको यूज करूंगा वो टैक्सेबल पर्पस के लिए 70% होगा एंड एग्जाम पर्पस के लिए 30% होगा। वो मुझे पहले से पता ही था, वो मुझे पहले से पता ही था। सो लॉ ने क्या बोला कि देखो हमारा कॉमन क्रेडिट जो C2 है उसमें दो चीज आएगी, उसमें दो चीज आएगी। जो भी इनपुट्स इनपुट सर्विसेज मैं बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करूंगा वो आएगा, प्लस मैं इनपुट्स इनपुट सर्विसेज बिजनेस पर्पस के लिए यूज करूंगा उसमें टैक्सेबल के साथ एग्जाम सप्लाई भी साथ साथ में होगा। तो वो इनपुट सर्विसेज के ऊपर का जो भी टैक्स पेमेंट करेंगे उसको हम C2 में इंक्लूड करेंगे। आई थिंक अब बरोबर क्रिस्टल क्लियर परफेक्ट मैंने में समझ रहे हो, यस और नो? यस। अभी व्हाट इज माय कंसर्न ओवर हियर कि जब मैंने इनपुट्स को परचेज किया तब पता ही था कि 60% बिजनेस है, 40% नॉन बिजनेस। तब पता ही था कि 60% बिजनेस, 40% नॉन बिजनेस। नंबर 2, जब मैंने इनपुट्स परचेस किए उसके ऊपर का जो भी मैंने इनपुट टैक्स का पेमेंट किया तब पता ही था कि बिजनेस पर्पस के लिए यूज होने वाला है, उसमें टैक्सेबल 70 होगा, एग्जाम 30 होगा, वो पता ही था। सोलह ने क्या बोला कि दिस शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉमन क्रेडिट, दिस शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉमन क्रेडिट। तो क्या करने का इसका? लॉ ने क्या बोला, देखो इसका 60% है ना, मैंने बोला हाँ, तो कितना होगा? लेट अस से 24,000 का 60% विच कम्स टू व्हाट फ्रेंड्स, 14,400 एंड 24,000 का 40% विच कम्स टू व्हाट फ्रेंड्स, 9,600। लॉ ने क्या बोला, इसको हम C2 में इंक्लूड नहीं करेंगे। एक काम करो, जो पहले से आपको पता ही है कि 60% इज बिजनेस है, 40% नॉन बिजनेस है, तो एक काम करो, ये जो नॉन बिजनेस वाला है ना, नॉन बिजनेस, इसको T1 में इंक्लूड कर दो, बिकॉज एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस को T1 में इंक्लूड करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ओ मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ओ मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस को T1 में इंक्लूड करते हैं। सो उन्होंने क्या बोल दिया, एक काम करो, ये जो आपका 9,600 है उसको T1 में इंक्लूड कर दो। ओके, सो ये मेरा इनएलिजिबल हो जाएगा, आईटीसी उसको मतलब वो मुझे अवेलेबल होने वाला नहीं है। एंड फ्रेंड्स आपका ये जो 14,400 आया ना फ्रेंड्स, उसको आप T4 में इंक्लूड कर दो, बिकॉज इतना तो आईटीसी मिलने वाला है, दैट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अवर कॉमन क्रेडिट। यस और नो? सो मेरा टोटल टैक्स जो होगा T, उसमें ये 24,000 तो आ ही जाएगा, चिंता नहीं है। पर उसमें से ये नॉन बिजनेस वाला है 9,600, उसको T1 में आप इंक्लूड करके टोटल टैक्स में से लेस कर दो, एंड जो ये 14,400 बचा उसको आप T4 में इंक्लूड कर दो, विच इज व्हाट, बोलो 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 बोलो, अरे विच इज व्हाट, मेरा जो आउटवर्ड बिजनेस पर्पस के लिए होगा उतना मुझे फाइनली आईटीसी तो मिलने वाला है। इट इज नॉट माय कॉमन क्रेडिट, समझे? ओके, नंबर 2 आप चेक करो, इनपुट थे 1 लाख रुपए के थे, 20% का मैंने जीएसटी का पेमेंट किया था, विच इज फ्रेंड्स 28,000 ऑफ रुपीज, उसको मैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज करता हूं, उसमें से कुछ टैक्सेबल भी है, उसमें से कुछ एग्जाम भी है। सो उन्होंने क्या बोला, जो एग्जाम है ना विच इज 30%, लेट अस से 28,000 रुपीज का 30%, विच कम्स टू व्हाट फ्रेंड्स, 8,400, उतने तो मुझे आईटीसी मिलने वाली है ही नहीं, तो दिस शुड फॉर्म पार्ट ऑफ माय T2। दिस इज नॉट माई कॉमन क्रेडिट, बिकॉज इनवॉइस लेवल के ऊपर जब मैंने परचेस किया तब मुझे पता ही था कि इसमें से बिजनेस कितना, नॉन बिजनेस कितना, तब मुझे पता ही था कि मेरा यहाँ पे टैक्सेबल कितना, मेरा यहाँ पे एग्जाम कितना। चार्टर्ड अकाउंटेंट समझ रहे हो? जब मुझे इनपुट सर्विसेज मैंने प्रोक्योर किया तब मुझे पता ही हो कि बिजनेस नॉन बिजनेस कितना, टैक्सेबल एग्जाम कितना, तो उसका इंडिविजुअल लेवल के ऊपर वहीवट कर देने का, दैट शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अवर कॉमन क्रेडिट, उसको कॉमन क्रेडिट में इंक्लूड करने वाले नहीं है। आप समझे? दैट शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अवर कॉमन क्रेडिट। ओके, तो फ्रेंड्स इसको T2 में ऐड कर दो, आईटीसी उसकी फाइनली अवेलेबल नहीं होगी, एंड फ्रेंड्स 28,000 का 70% कर दो, विच इज फ्रेंड्स 19,600, इसके तो आईटीसी अवेलेबल ऑलवेज होने ही वाली है, दिस शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अवर कॉमन क्रेडिट। पक्को? एकदम चकाचक समझे? ओ मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यस और नो? यस। सो लॉ ने क्या बोला, जब इनवॉइस लेवल के ऊपर मतलब जब आपने इनपुट सर्विसेज प्रोक्योर किए तभी पता हो कि टैक्सेबल एग्जाम कितना, बिजनेस नॉन बिजनेस कितना, तो तब सेग्रीगेशन कर ही दो, तब बाइफरकेशन कर ही दो, तब डिस्ट्रीब्यूशन कर ही दो, तब अप्रोक्सीमेट कर ही दो, एंड अकॉर्डिंगली उसको T1 T4 में, T2 T4 में इंक्लूड कर दो, स्टोरी खत्म हो जाए, चिंता ना रहे हमको बाद में। पक्कू? सो फाइनली C2 में क्या आएगा? फाइनली C2 में वो आएगा कि जिसका बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस यूसेज होगा, टैक्सेबल के साथ एग्जाम सप्लाई भी होगा, मतलब आउटवर्ड मेरा बिजनेस होगा, बिजनेस में टैक्सेबल प्लस एग्जाम होगा, वो C2 में आएगा, प्लस बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस आएगा, बट
कौन से बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस को यहां पे इंक्लूड करेंगे C2 में, कौन से टैक्सेबल प्लस एग्जाम को यहां पे इंक्लूड करेंगे C2 में, जिसका सुनना केयरफुली, जिसका इनवॉइस लेवल के ऊपर सेग्रीगेशन पॉसिबल ना हो। आप समझे, इनवॉइस लेवल के ऊपर सेग्रीगेशन पॉसिबल ना हो और मुझे पता ना हो कि इसमें से कितना बिजनेस के लिए यूज होगा, कितना पर्सनल पर्पस के लिए यूज होगा, कितना एग्जाम सप्लाई के लिए यूज होगा, कितना टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज होगा। जो मुझे इनिशियल बिजनेस मतलब इनिशियल इनवॉइस लेवल के ऊपर पता ना हो, तब जाके उसको C2 में इंक्लूड करेंगे, विच इज कॉमन क्रेडिट। मतलब ये कॉमन क्रेडिट एकदम प्योर कॉमन क्रेडिट है। इट इज नॉट इम्प्योर कॉमन क्रेडिट, इट इज वेरी वेरी प्योर कॉमन क्रेडिट। जो इनपुट सर्विसेज आपके बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस के लिए यूज होते हैं, टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई के लिए यूज होते हैं, एंड जिसका हमको इनिशियल लेवल के ऊपर बाइफर्केशन नहीं पता हो, वो ही हमारे C2 में आएंगे, विच इज नथिंग बट व्हाट फ्रेंड्स, माय कॉमन क्रेडिट। आई थिंक अब बरोबर चीजों को एकदम प्रॉपर्ली समझ रहे हो जैसे मैं कन्वे करना चाहता हूं फ्रेंड्स को। यस और नो? यस। चलो चेक करो ध्यान से ये पैराग्राफ। where ITC on inputs and input service is used partly for non-business, so partly for business हुआ, and exempt supplies मतलब partly taxable हुआ, okay, can be segregated at invoice level, मतलब इनवॉइस लेवल के ऊपर ही पता है कि ये इनपुट्स मैं इतना बिजनेस के लिए यूज करूंगा, इतना नॉन बिजनेस के लिए यूज करूंगा, इतना टैक्सेबल के लिए यूज करूंगा, इतना एग्जाम के लिए यूज करूंगा। तो क्या करना है, सेम शैल बी एडेड टू T1। जो आपका एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस वाला T1 है ना, उसमें आपका पार्टली नॉन बिजनेस वाला ऐड कर दो, उसमें आपका पार्टली नॉन बिजनेस वाला ऐड कर दो। एंड T2 मतलब ये क्या हो गया आपका एग्जाम्ड सप्लाई, ओके, सो एक्सक्लूसिव एग्जाम था ना, उसमें से टैक्सेबल प्लस एग्जाम वाला ऐड कर दो रिस्पेक्टिवली, एंड द बैलेंस क्रेडिट शैल बी एडेड टू व्हाट फ्रेंड्स, T4। मतलब नॉन बिजनेस में से मतलब टोटल में से नॉन बिजनेस को तो T1 में ऐड कर दिया, तो जो बैलेंस बचा इसको T4 में ऐड कर दो। टोटल में से एग्जाम जितना तो T2 में ऐड कर दिया, जो बैलेंस बचा उसको T4 में ऐड कर दो, बिकॉज़ उसकी कैटेगरी डेफिनेटली मिलने वाली है। दैट शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ व्हाट माय दैट शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ माय व्हाट कॉमन क्रेडिट। आई थिंक आप समझ रहे हो, एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम परफेक्ट मैनर में। सो हमारे एग्जांपल में वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। सो 24,000 का आपका इनपुट हो, सो उसका इनवर्स लेवल के ऊपर सेग्रीगेशन पॉसिबल हो जाता हो, इनिशियल लेवल के ऊपर हमको पता चल जाता हो कि इतना बिजनेस इतना नॉन बिजनेस, तो इतना T4 में ऐड कर दो, इतना T1 में ऐड कर दो, इतना इतना हमारा जो इनवर्स लेवल के ऊपर सेग्रीगेशन पॉसिबल हो जाता हो, तो इतना आपका लेटर से ये जो 19600 है उसको आप T4 में ऐड कर दो, एंड ये जो आपका 8400 इसको आप T2 में ऐड कर दो। T2 जितनी आईटीसी अवेलेबल होने वाली नहीं है, T4 जितनी आईटीसी डेफिनेटली अवेलेबल होगी, T4 जितनी आईटीसी डेफिनेटली अवेलेबल होगी, T1 जितनी आईटीसी वापस एक बार अवेलेबल होने वाली नहीं है। डन। तो ये एक पॉइंट हमने ऐड किया हमारे स्टेप नंबर 1 में कि ये C2 क्या है, प्योर C2। अरे ये C2 क्या है, प्योर C2, कि जिसका इनवर्स लेवल के ऊपर भी सेग्रीगेशन पॉसिबल ना हो, ऐसी फाइनली प्योर कॉमन क्रेडिट हमारे C2 में यहां पे इंक्लूड होने वाली है। कुछ है एकदम क्लियर। चलो फ्रेंड्स आगे चेक करो नेक्स्ट। ये आपको लाइन पता है, उसमें कोई चिंता नहीं है। द पोर्शन आइडेंटिफाइड एज पर्टेनिंग टू टैक्सेबल सप्लाइज इन C2 विल बी अलाउड एज व्हाट फ्रेंड्स, आईटीसी। वो हमको पता ही है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। C2 में से फाइनली जितना हमारा बिजनेस के लिए आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई होगा उतना हमको आईटीसी मिलेगा। C2 में जितना हमारा बिजनेस पर्पस होगा उतना आईटीसी हमको अवेलेबल होने वाला है। मतलब C2 में से हम क्या लेस करेंगे, D1 को भी लेस करेंगे, D2 को भी लेस करेंगे। उतना लेस करने के बाद जो फाइनली हमारे पास C3 बचेगा उतना फाइनली एलिजिबल आईटीसी हमारे पास अवेलेबल होगा। हम तो सारे स्टेप्स पढ़ के बैठे, तो ये एकदम आई थिंक टाइम पास लाइन हो गई, बरोबर। तो ये C2 माय कॉमन क्रेडिट, उसमें से एग्जाम सप्लाई जितना लेस कर दो, उसमें पर्सनल पर्पस जितना लेस कर दो, तो फाइनली C3 बचेगा। C2 में से जो C3 बचेगा उतना मेरा फाइनली आईटीसी होगा, उसमें T4 ऐड करना पड़ेगा। हाँ, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, सो आपका ये C3 आपका फाइनल एलिजिबल आईटीसी प्लस T4 आल्सो विल बिकम व्हाट एवर एलिजिबल आईटीसी। आपको एकदम क्लियर, डन। चलो फ्रेंड्स एक और लाइन, T1 T2 T3 T4। T1 क्या, एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस, T2 क्या, सॉरी T2 क्या, एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाईज, T3 क्या, इनएलिजिबल आईटीसी, T4 क्या, एक्सक्लूसिवली बिजनेस में आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, will be determined and declared by registered person at invoice level in GSTR2 and summary level GSTR3B। इन शॉर्ट ये सारी डिटेल्स आपको GSTR3B में 2 तो भी इफेक्टिव नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी 2 हम फाइल करते ही नहीं है, अभी खाली 1 है, 3B है। ये सारी डिटेल्स हमारे हमको एप्लीकेबल होती है, रिटर्न चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, चिंता ना करो। बट अभी समरी लेवल 3B के ऊपर इतना ही डिटेल्स आपको लिखने की रिक्वायरमेंट आने वाली है फ्रेंड्स, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने यहाँ पे ऐड किया, जो एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने हमारे डिस्कशन में यहाँ पे ऐड किया, जो हमने स्टेप 1 आगे डिस्कस किया था, उसमें जो एक मेजर एडिशन हुआ, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि फ्रेंड्स जो मेजर एडिशन होगा वो क्या होगा। आई थिंक यहाँ पे डिस्कशन हमने किया था, जो मेजर एडिशन यहाँ पे ये हुआ वो ऐसा हुआ कि हमारा जो इनवर्स लेवल के ऊपर सेग्रीगेशन पॉसिबल हो, हमारा जो इनवर्स लेवल के ऊपर ही सेग्रीगेशन पॉसिबल हो कि एग्जाम कितना टैक्सेबल कितना,
बिजनेस कितना, नॉन बिजनेस कितना, तो अकॉर्डिंगली उसको T1 T4 T2 T4 में ऐड करके अकॉर्डिंगली उसको कॉमन क्रेडिट में हम उसको इंक्लूड करने वाले नहीं है। ये हमारा एक एडिशन, एक वैल्यू एडेड पॉइंट हमारा स्टेप नंबर 1 में। चलो फ्रेंड्स, हमारा स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 हमको पता ही है कि हम क्या करेंगे, जो C2 होगा उसमें से D1 को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे, उसमें से D2 को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे, बिकॉज उतनी आईडीसी हमको अवेलेबल होने वाली नहीं है, उतना रिवर्सल की रिक्वायरमेंट आएगी बेस्ड अपॉन स्टेप नंबर 4। स्टेप 2 3 4 तो बहुत छोटे छोटे सिंपल ही है, हमको पता ही है फ्रेंड्स, उसमें कुछ ऐड करेंगे। चलो फ्रेंड्स, उसमें से हम D1 कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आपको पता ही है। D1 कैसे आइडेंटिफाई किया, इट इज C2 व्हिच इज कॉमन क्रेडिट इनटू एग्जैम्प्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। अभी कुछ इंपॉर्टेंटली हमको बहुत 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 इंपॉर्टेंटली हमको ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज अब चेक करो, इज व्हाट अग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जैम्प्ट सप्लाईज ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। इस टैक्स पीरियड में हमने सेकंड एग्जांपल सॉल्व किया, उसमें जून वाज व्हाट, अ टैक्स पीरियड, जून वाज व्हाट, अ टैक्स पीरियड। ओके, तो हमने उसमें से जितना एग्जाम सप्लाई किया होगा उसका अग्रीगेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज। बाद में एफ इज व्हाट, टोटल टर्नओवर इन दिस स्टेट ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। ओके, अभी लोचा क्या है आप समझने का ट्राई करो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जाम सप्लाई को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज एग्जाम्प्ट सप्लाई, हमको जनरल सेंस में तो पता ही है, जिसको एग्जाम से मिला है वो एग्जाम सप्लाई। एग्जाम सप्लाई का जनरल मतलब क्या, जिसको एग्जाम से मिला है वो एग्जाम्प्ट सप्लाई। बट एग्जैक्टली क्या उसमें इंक्लूजन, क्या उसमें एक्सक्लूजन, उसका स्पेसिफिक एक नया डेफिनेशन हमारे पास अवेलेबल है फॉर रूल नंबर 42, जो अब यहां पे चेक कर पाएंगे। व्हाट डू वी मीन बाय एग्जाम्प्ट सप्लाई, जो अब यहां पे चेक कर सकते हो। नंबर 2, एग्जाम सप्लाई में कुछ नए इंक्लूजन, कुछ नए एक्सक्लूजन, एग्जैक्टली उसका मतलब क्या, क्या उसमें इंक्लूड करेंगे। अब तक जो भी दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसमें तो एग्जाम सप्लाई स्ट्रेट अवे अवेलेबल था, स्ट्रेट अवे हमारे पास अवेलेबल था कि भी एग्जाम सप्लाई इतना, सो कोई माथाकूट नहीं थी, सो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। पर एग्जैक्टली एग्जाम सप्लाई का इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे, क्या क्या उसमें एक्सक्लूड करेंगे, उसका डिटेलिंग करना जरूरी बनेगा, जो आप यहां पे चेक कर सकते हो। इट इंक्लूड्स व्हाट, थ्री थिंग्स दैट यू कैन चेक। नंबर 1, इट डिपेंड्स रिवर्स चार्ज सप्लाईज, मतलब एज अ सप्लायर आपने जो भी आउटवर्ड सप्लाई किया था जिसमें रेसिपिएंट को जीएसटी का पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आएगी, उसको भले हम टैक्सेबल सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई इज टैक्सेबल, और उसको हम एग्जाम में इंक्लूड करेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्लीज, उसको हम एग्जाम में इंक्लूड करेंगे। सो पॉइंट नंबर 1, एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स व्हाट, पॉइंट नंबर 1, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पॉइंट नंबर 2, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, आपने कोई भी ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी की होगी, मतलब आपने लेटर से रिलायंस के शेयर्स को सेल किया तो इट इज ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, आपने म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स को सेल किया तो इट इज ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, तो उसको भी हम यहां पे ऐड करेंगे, इंक्लूड करेंगे, बिकॉज प्लस करने की रिक्वायरमेंट है। एंड थर्ड दैट यू कैन चेक, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग को आपने सेल किया हो उसको भी हम यहां पे ऐड करेंगे टू बी अवर एग्जाम्प्ट सप्लाईज। ओके, वेयर entire consideration, पूरे पूरा consideration is received either after issuance of completion certificate by competent authority or its first occupation whichever is earlier। फ्रेंड्स, इसका मैं यहां पे रेफरेंस लिख दूं, इट इज शेड्यूल 2। ओके, बट थोड़ा मैं आपको इलोबरेट भी कर ही देता हूं, सबको कोई कंफ्यूजन ना रहे फ्रेंड्स, समझो। एग्जांपल के तौर पे उसमें क्या क्या इंक्लूजन होगा वो डिस्कशन कर ही रहे हम, जो हमारे स्टेप 2 में काम आएगा, जो अब यहां पे चेक कर सकते हो स्टेप 2 में काम आएगा कि हमारा एग्जाम टर्नओवर क्या। तो फ्रेंड्स, हमारा एग्जाम टर्नओवर ऐसे रहेगा, हमारे एग्जाम टर्नओवर में कुछ स्पेसिफिकली हम इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट इंक्लूजन होगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब जो भी हमने आरसीएम वाला सप्लाईज किया होगा उसको हम यहाँ पे एग्जाम सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज, आपने कोई भी सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन किया होगा उसको भी हम एग्जाम सप्लाई में यहाँ पे स्पेसिफिकली ऐड करेंगे। एंड फ्रेंड्स लास्ट इट वुड बी सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, उसको भी हम स्पेसिफिकली यहाँ पे एग्जाम टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे। बट यहाँ पे कौन सा सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो फ्रेंड्स हमारे पास है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन का मतलब सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं बीयू परमिशन। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मींस व्हाट फ्रेंड्स, बीयू परमिशन, मतलब सपोज मैंने कोई फ्लैट बुक करवाया, मैंने सपोज कोई फ्लैट, कोई बंगलो, कोई लेटर से इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने बुक करवाई, तो बिल्डर से मैंने बुक करवाई होगी एग्जांपल के तौर पे। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्डर जब उसको कंस्ट्रक्ट करता है तो बिल्डर को गवर्नमेंट से, मतलब अथॉरिटी, म्युनिसिपल अथॉरिटी के जो भी गवर्नमेंट वहां पे एप्लीकेबल होती होगी वो, तो वहां से उनको बीयू परमिशन लेना पड़ता है, यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑब्टेन करना पड़ता है। यहाँ पे कौन सा सेल ऑफ बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे कवर करेंगे कि जिसका पूरे पूरा कंसीडरेशन, एंटायर कंसीडरेशन, 1 करोड़ का फ्लैट है तो 1 करोड़ पूरे पूरा एंटायर कंसीडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, एंटायर कंसीडरेशन रिसीव्ड आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, वो वाला सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे कवर करेंगे। सर पहले आ गया होगा तो अब समझो, पूरे पूरे पहले आ गया होगा तो इट इज क्लासिफाइड टू बी सर्विस, इट इज क्लासिफाइड एज व्हाट, फॉर सर्विस, उसको हम यहां पे इंक्लूड करेंगे नहीं। नंबर 2, थोड़ा पहले हो थोड़ा बाद में हो तो भी यहां पे उसको हम इंक्लूड करने वाले नहीं है, पूरे पूरा बाद में हो तो यहां पे इंक्लूड होगा, बिकॉज इट इज सेल ऑफ व्हाट फ्रेंड्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको हम एग्जाम सप्लाई में स्पेसिफिकली इंक्लूड करने वाले हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, जो
सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन है, उसके पहले पूरे पूरे पैसे आ गए हो तो यहां पे इंक्लूजन नहीं आएगा, यहां पे उसका इंक्लूजन नहीं आएगा। जो सेकंड सिचुएशन, जो पूरे पूरे पैसे बाद में आए हो तो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन के बाद में पूरे पूरे पैसे बिल्डर को मिले हो तो डेफिनेटली यहां पे उसका इंक्लूजन आएगा। सर थोड़े पैसे पहले मिले, थोड़े पैसे बाद में मिले हो तो मैंने क्या बोला, पूरे पूरे पैसे बाद में मिले हो, पूरे पूरे पैसे बाद में मिले हो तो ही जाके यहां पे आपका इंक्लूजन आएगा। तो थोड़े पहले थोड़े बाद में हो तो भी यहां पे उसका इंक्लूजन, एक भी रुपए का इंक्लूजन यहां पे आने वाला नहीं है। और पक्को डन। हम कंपेयर करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन को किसके साथ, फर्स्ट ऑक्यूपेशन के साथ। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन नहीं आया पर लोग रहने के लिए आ गए पता चला क्या हुआ, हमारा सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन नहीं आया, ड्यू परमिशन नहीं मिला बट लोग ने रहना स्टार्ट कर दिया, तो उसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, व्हिच एवर इज अर्लियर, मतलब ये दो में से जो भी पहले होता हो उसको हम बेस मानेंगे। प्रैक्टिकली बहुत कम केस में ऐसा होता है कि ड्यू परमिशन के पहले लोग रहने आ जाए, इट इज प्रैक्टिकली नेक्स्ट, मतलब बहुत कम केस में ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी। सो हम सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन के ऊपर ही जनरल डिफेंस फोकस करते हैं। ओके, सो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन और फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिच एवर इज अर्लियर, ये जो एग्जांपल के तौर पर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आया। ओके, सो उसके पहले पूरे पूरे पैसे आ गए ना, उसमें यहां पे इंक्लूजन आएगा नहीं, बिकॉज उसको सर्विस मानते हैं, उसको हम सप्लाई ट्रीट करते हैं। ओके, जो पूरे पूरे पैसे बाद में आए हो तो डेफिनेटली यहां पे इंक्लूजन आएगा, थोड़े पहले थोड़े बाद में आए हो तो यहां पे वापस एक बार इंक्लूजन आने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स एग्जाम सप्लाई के टर्नओवर में, एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में हम तीन चीज को स्पेसिफिकली इंक्लूड करेंगे। वापस एक बार थर्ड पॉइंट पढ़ लो, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग वेयर एंटायर, बोलो बोलो क्या लिखा लोने, एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आइदर आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिच एवर इज अर्लियर, मतलब आपका पूरे पूरा पैसा सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन के बाद आया हो तो उसको यहां पे हम एग्जाम सप्लाई के टर्नओवर में डेफिनेटली इंक्लूड करने वाले हैं। बोल पक्को पाव से, सो उसका थोड़ा यहां पे डिटेलिंग कर दिया। thus ITC attributable to such supplies will need to be reversed, मतलब ये आपके एग्जाम सप्लाई में इंक्लूड होगा। सो इसकी कोई भी आईटीसी होगी, इसकी कोई भी आईटीसी होगी, इसको आपको रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट आएगी बिकॉज इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ व्हाट, माय एग्जाम सप्लाई। इफ इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ माय एग्जाम सप्लाई डेफिनेटली आईटीसी ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग्स विल नीड्स टू बी व्हाट फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली रिवर्स्ड। ओके, चलो फ्रेंड्स, तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं एग्जाम सप्लाई में क्या क्या इंक्लूजन आएगा। एक तो फर्स्ट आएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सेकंड आएगा फ्रेंड्स ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, इट इज फ्रेंड्स ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, एंड लास्ट आएगा फ्रेंड्स सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कौन सा सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कंसीडरेशन, और अदर लिखो एंटायर कंसीडरेशन, ऐसा लिख देता हूं फ्रेंड्स, एंटायर कंसीडरेशन is received आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, इसके साथ ऑलवेज बाइंड कर देने का, और फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिच एवर इज अर्लियर, बट वो बहुत रेयर केस में होता है, सो ऑलवेज हम प्रैक्टिकली सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन के ऊपर फोकस करते हैं फ्रेंड्स। ओके, चलो फ्रेंड्स, अब एक छोटा सा यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि देखो वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई, फ्रेंड्स इसकी वैल्यू हम क्या कंसीडर करेंगे, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जब आपका पूरे पूरा कंसीडरेशन सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन के बाद मिला होगा तो उसकी वैल्यू क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसकी वैल्यू क्या, तो उन्होंने यहाँ पे उसके वैल्यूएशन के ऊपर भी फोकस किया, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज द वैल्यू एडॉप्टेड फॉर पेइंग स्टैम्प ड्यूटी। बरोबर समझने का ट्राई करो, यहाँ पे कौन सी वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। देखो फ्रेंड्स, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तुमको पता होगा, सप्लाई की वैल्यू होगी, सप्लाई की वैल्यू होगी, एंड वो सप्लाई की वैल्यू के ऊपर वो आरसीएम में टैक्स पे करता होगा, तो वो सप्लाई की वैल्यू हमारे एग्जाम सप्लाई में आ जाएगा, उसमें चिंता नहीं है। सपोज एडवोकेट है, वो बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस इसका सप्लाई करता है, तो 1 लाख की सर्विस इसका उसने बिल बनाया होगा, तो 1 लाख क्या बन गए यहाँ पे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली उसका इंक्लूजन आने वाला है। इंक्लूड हो गया, चिंता नहीं है। नंबर 2 आप चेक करो, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, बट वैल्यू क्या 1 लाख के शेयर बेचे तो 1 लाख लिखूं, समझे। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, 5 करोड़ में मैंने लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किया तो 5 करोड़ इंक्लूड करूं, क्या वैल्यूएशन क्या, सोलन ने उसकी वैल्यू को डिफाइन किया है, जो हम यहां पे चेक कर सकते हो। वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज द वैल्यू एडॉप्टेड फॉर पेइंग स्टैम्प ड्यूटी, मतलब यहां पे जो वैल्यू आपको कंसीडर करनी है वो वैल्यू कौन सी कंसीडर करनी है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यहां पे कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट है। मतलब स्टैम्प ड्यूटी किसके ऊपर, वैल्यू के ऊपर पे करेंगे, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के ऊपर पे करेंगे, तो यहां पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी ना, वो यहां पे आपका वैल्यूएशन होने वाला है। आपका एक्चुअल कंसीडरेशन यहां पे फर्क नहीं पड़ता है, हमको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यहां पे कंसीडर करनी पड़ेगी जब उसको हम एग्जाम सप्लाई में स्पेसिफिकली इंक्लूड कर रहे हैं तब। यस और नो, यस। नेक्स्ट आप चेक करो, एंड फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए क्या कंसीडर करेंगे, इट इज 1% ऑफ सेल वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटी। सो यहां पे आपकी वैल्यू क्या होगी, यहां पे आपकी वैल्यू होगी इट इज 1% ऑफ सेल्स, 1% ऑफ सेल्स ऑफ सिक्योरिटी, मतलब जो भी आपने 1 लाख की सिक्योरिटी सपोज सेल की, उसका 1% यहां पे क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारी वैल्यू। डन। तो एग्जाम सप्लाई में स्पेसिफिकली 3 इंक्लूजन आएंगे,
फर्स्ट होगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सेकंड होगा फ्रेंड्स ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, उसकी वैल्यू क्या, उसकी वैल्यू क्या 1% ऑफ सेल वैल्यू, थर्ड होगा यहां पे फ्रेंड्स इट वुड बी सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग व्हेन द एंटायर कंसीडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, एंड यहां पे जो हमारा वैल्यू आएगा वो कौन सा वैल्यू आएगा, इट वुड बी फ्रेंड्स स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। आप समझ रहे हो, चकाचक एकदम क्लियर। चलो फ्रेंड्स, तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या वैल्यू एडिशन किया, जो आपको पता चल चुका है कि फर्स्ट स्टेप में जब हम t माइनस t1 माइनस t2 माइनस t3 C1 अराइव करेंगे, उसमें T4 लेस करके C2 अराइव करेंगे, सो उसमें एक चीज हमने यहां पे ऐड की, क्या एडिशन की आपको पता चल चुका है, जो इनवर्स लेवल के ऊपर ही सेग्रीगेशन पॉसिबल होगा बिजनेस नॉन बिजनेस का टैक्सेबल एग्जाम का, तो उसको T1 T2 में ऐड करके जो बैलेंस अमाउंट होगा वो T4 में कंसीडर कर लेंगे, तो फाइनली जो C2 बचेगा वो ऐसा C2 ऐसा कॉमन क्रेडिट होगा जिसका टैक्सेबल प्लस एग्जाम में बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस है, बट इनवर्स के ऊपर जिसका सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है, वही फाइनली हमारे C2 में आने वाला है। ओके, बाद में हमने स्टेप 2 अराइव किया, इसमें C2 में से हम आइडेंटिफाई करना चाहेंगे D1 D2 को, अभी हम D1 के ऊपर फोकस करते हैं, D1 इज व्हाट C2 into E डिवाइडेड बाय F, तो उसमें एग्जाम सप्लाई की जो डेफिनेशन है उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि एग्जाम सप्लाई में क्या उसको डिफाइन करेंगे, उसमें क्या इंक्लूजन, उसमें क्या एक्सक्लूजन, तो फ्रेंड्स उसमें जो इंक्लूजन है वो हमने यहां पे समझे कि 3 इंक्लूजन स्पेसिफिकली यहां पे होंगे। फर्स्ट होगा फ्रेंड्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बाद में ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, इसमें वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स 1% ऑफ सेल्स वैल्यू, ये हमारी वैल्यूएशन होगा 1% ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, एंड फ्रेंड्स यहां पे हमारा जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, जो यहां पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा उसको हम यहां पे इंक्लूड करने वाले हैं। पक्को, तो ये हमारा हो गया एग्जम्प्ट सप्लाई का इंक्लूजन। अभी एग्जाम सप्लाई का एक्सक्लूजन, उसमें कुछ चीजें हम एक्सक्लूड भी करेंगे, जो आप यहां पे चेक कर सकते हो, एग्जम्प्ट सप्लाई एक्सक्लूड्स, मतलब उसमें हम कुछ एक्सक्लूजन करेंगे, क्या उसमें एक्सक्लूजन होगा, जो आप यहां पे चेक कर सकते हो, 3 एक्सक्लूजन वापस एक बार यहां पे है, चेक करो। ट्रांजैक्शंस एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 मीनिंग देयर बाय इट इज व्हाट नेगेटिव लिस्ट, मतलब जिसको हम सप्लाई मानते नहीं है, ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट रिगार्डेड एज सप्लाई, एक्सेप्ट सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विच इज स्पेसिफाइड इन पॉइंट 2 अबव, मतलब जो यहां पे सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग है, यहां पे नंबर 2 पॉइंट में यहां पे सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग है, उसको निकाल दो, उसको निकाल दो, उसके अलावा जो शेड्यूल 3 में जो नेगेटिव लिस्ट है उसको हम यहां पे स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करेंगे, मतलब नेगेटिव लिस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, आप समझ रहे हो, नेगेटिव लिस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ऐसा पॉइंट विच इज सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वेर एंटायर कंसिडरेशन इज आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, यस और नो, तो इसको हम डेफिनेशन में स्पेसिफिकली ऐड करेंगे, एडेड टू डेफिनेशन ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाईज, ओके, एंड अदर्स, अदर ट्रांजैक्शंस, जो नेगेटिव लिस्ट में अदर ट्रांजैक्शंस है, लेटर से मैं बताऊं तो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर, पता चला, फीस टेकन बाय कोर्ट ट्रिब्यूनल एक्सेट्रा, तो ये अदर जो भी ट्रांजैक्शंस है, फ्यूनरल ब्यूरल एक्सेट्रा, जो भी अदर ट्रांजैक्शंस है, ये सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग के अलावा, तो उसको हम स्पेसिफिकली यहां पे एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एग्जैम्प्ट सप्लाई। समझ रहे हो माय डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बोलो यस और नो, यस। सो फ्रेंड्स हमारा जो शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट है उसको हम यहां पे एक्सक्लूड करेंगे, तो एक्सेप्ट कौन सा पॉइंट, एक्सेप्ट एस्ट्रिक वाला पॉइंट, ये एस्ट्रिक बनेगा हमारा सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग डन, तो नेगेटिव लिस्ट को हम स्पेसिफिकली एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन से निकाल देंगे, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो नेगेटिव लिस्ट में फॉल होते होंगे उसको हम एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड करने वाले नहीं है। चलो फ्रेंड्स आगे चेक करो, नंबर 2 बहुत सिंपल बहुत आसान, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक्सटेंडिंग लोन्स और एडवांसेस वेयर कंसीडरेशन इज आइदर इंटरेस्ट और डिस्काउंट, इसका मैं आपको रेफरेंस बताना चाहूंगा, चैप्टर एग्जामिनेशन फाइनेंशियल सेक्टर कैटेगरी में इसको हमने डिस्कस किया था, मैंने ऐसा बताया था फ्रेंड्स आपको, लाइफ में 2 चीज हो सकती है, आइदर हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे और इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा, हम डिपॉजिट रखेंगे तो इंटरेस्ट रिसीव होगा, हम लोन लेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कोई भी केस में इंटरेस्ट है वो एग्जम्प्ट है, याद करो कोई भी केस में इंटरेस्ट क्या है हमारे वहां पे एग्जैम्प्ट, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करते नहीं है, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करते
नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट फैक्टर होगा, चेक करो वापस एक बार, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, सपोज मैंने डिपॉजिट और बैंक ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है तो बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। एक्सटेंडिंग लोन्स, बैंक ने लोन दिया है तो बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करेगा। एडवांसेस, याद करो, बिल्स रिसीवेबल, आप डेटर हो मेरे, आपने मुझे बिल्स रिसीवेबल दिया, मैंने बैंक में जाकर डिस्काउंट करवा दिया, वो डिस्काउंट पोर्शन होगा। सो ये इंटरेस्ट डिस्काउंट को भले वो एग्जम्प्ट हो, एग्जम्पशन चैप्टर के हिसाब से उसको हम स्पेसिफिकली यहां पे एक्सक्लूड करेंगे। इट इज मींस इंटरेस्ट और डिस्काउंट। इंटरेस्ट और डिस्काउंट, किसके ऊपर का इंटरेस्ट? लोन के ऊपर का इंटरेस्ट, डिपॉजिट के ऊपर का इंटरेस्ट, एंड डिस्काउंट किसके ऊपर का? एडवांस इसके ऊपर का हमारा डिस्काउंट। यस और नो? यस। उसको हम स्पेसिफिकली, भले वो एग्जम्प्ट हो, भले वो एग्जम्प्ट हो, उसको हम स्पेसिफिकली यहां पे एक्सक्लूड करेंगे। ओके, उसका क्या एक्सेप्शन? उसका क्या एक्सेप्शन? However, value of such a services included in exempt supply, मतलब when same are provided by banking company, financial institution including NBFC, मतलब जो ये NBFC होगा ना, ये जो बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी होगा ना, तो उसमें ये एक्सक्लूजन नहीं आएगा, उसमें एक्सक्लूजन नहीं आएगा। उसके अलावा कोई भी, रिलायंस है, नौकार है, मैं हूं, आप हो, तो उस केस में एक्सक्लूजन आएगा विच इज ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। इंटरेस्ट डिस्काउंट को स्पेसिफिकली, भले वो एग्जम्प्ट हो, भले वो एग्जम्प्ट हो, बट हम जब D1 अराइव करते हैं विच इज C2 इंटू ई डिवाइडेड बाय एफ, वो ई कंप्यूट करने के लिए हम इंटरेस्ट डिस्काउंट को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करने वाले हैं। बट बैंक होगा, एफआई होगा, एनबीएफसी होगा, तो उसमें ये एक्सक्लूजन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मीनिंग दैट उसमें इंक्लूजन होगा। चलो फ्रेंड्स, लास्ट आप चेक कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल, मतलब वेसल से आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हो फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया। सिंपल वर्ड्स में, आप गुड्स इंडिया से आउटसाइड इंडिया ले जा रहे हो, एंड वो इंडिया से आउटसाइड इंडिया जो ले जा रहे हो ना फ्रेंड्स, वो आपको शायद याद होगा, इट इज फ्रेंड्स एग्जाम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में हमने उसको डिस्कस किया था एग्जाम चैप्टर में, इट इज एग्जाम, बट स्पेसिफिकली यहां पे उसको एक्सक्लूड करना है। सो ये वेसल से गुड्स जब इंडिया से आउटसाइड इंडिया जाएंगे, उसको स्पेसिफिकली एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन से एक्सक्लूड करके रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहां पे लिख दो गुड्स और लिखो आउटसाइड, सॉरी, इंडिया टू आउटसाइड इंडिया गुड्स जा रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट हो रहे हैं इंडिया टू आउटसाइड इंडिया। कैसे जा रहे हैं? वेसल के थ्रू जा रहे हैं फ्रेंड्स। पक्को? आई थिंक समझ में आ गया होगा। डन है? चलो फैंटास्टिक, चलो डन। तो ये हमारा जो ये हमारा D1 है, उसको हम यहाँ पे जब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जब यहाँ पे चेक कर सकते हो विच इज व्हाट फ्रेंड्स C2, एंड ये C2 कॉमन क्रेडिट आगे से आया हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे E के साथ, विच इज माय एग्जाम्प्ट सप्लाई। ये एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन है जिसको हम यहाँ पे रिफर कर रहे थे फ्रेंड्स। यहाँ पे चेक करो नंबर 2, व्हाट इज अवर एग्जाम्प्ट सप्लाई, दैट यू कैन चेक। तीन चीज को इंक्लूड करना है, तीन चीज को एक्सक्लूड करना है, सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीन चीज का इंक्लूजन, तीन चीज का एक्सक्लूजन। एक छोटा सा भी एमसीक्यू पूछ लेंगे, बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बरोबर समझने का ट्राई करो। तीन चीज का इंक्लूजन, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को इंक्लूड करो, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी को इंक्लूड करो। जब हम ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी को इंक्लूड करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी? 1% ऑफ सेल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी। फर्दर उसमें इंक्लूजन आएगा सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वेयर एंटायर कंसिडरेशन रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट। उसमें वैल्यू क्या आएगी? व्हिच इज वैल्यू एडॉप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ स्टैंप ड्यूटी, वो हमारी वैल्यूएशन होगी। नेक्स्ट, उस एग्जाम सप्लाई में कुछ एक्सक्लूजन भी आएगा, नेगेटिव लिस्ट का एक्सक्लूजन आएगा। जनरली हम नॉन टैक्सेबल सप्लाई को एग्जाम मानते हैं। एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन देखो, दैट इंक्लूड्स व्हाट? नॉन टैक्सेबल सप्लाई एज वेल। बट यहां पे स्पेसिफिकली एग्जाम सप्लाई में से नेगेटिव लिस्ट को, नॉन टैक्सेबल सप्लाई को एक्सक्लूड किया, बट कौन सा एक्सक्लूजन नहीं आएगा? एक्सेप्ट हेस्ट्रिक व्हिच इज व्हाट? सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वेयर कंसीडरेशन, एंटायर कंसीडरेशन रिसीव्ड आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स इंटरेस्ट डिस्काउंट को भी हम यहां पे एक्सक्लूड करेंगे। हां, बट बैंक होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, एनबीएफसी होगा, तो हम एक्सक्लूजन नहीं करेंगे। एंड फ्रेंड्स इंडिया से आउटसाइड इंडिया वेसल से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता होगा, उसको भी हम यहां पे स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करने वाले हैं। बोलो क्लियर है? डन? ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।